हेलो फ्रेंड्स, आज मैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको बताने वाला हूँ। आप मॉडर्न हिस्ट्री जब स्टार्ट करोगे आप देखोगे कि जो आपकी 20वीं सेंचुरी है, 20th सेंचुरी जब से स्टार्ट होती है, मतलब 1900 से लेके 1947 तक आप देखोगे ये जो टाइम पीरियड है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आप देखोगे कि आप कितना भी आप इसको पढ़ो, लेकिन अगर आपको क्रोनोलॉजी नहीं समझ में आई तो आपका पढ़ना बेकार है। आप सब हौच पौच हो जाएगा, आपके ब्रेन में एकदम खिचड़ी ऐसी बन जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा इवेंट है, पहले हुआ था, बाद में हुआ था, और आप उसको लिंक नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं आज के इस वीडियो में आपको उसकी क्रोनोलॉजी समझाने की कोशिश करूँगा कि ये मॉडर्न हिस्ट्री में आप पॉइंट टू पॉइंट कैसे ईयर वाइज आप देखोगे क्रोनोलॉजी को चेंज होते हुए, और आप ये देखोगे कि कैसे हर 10 साल के पीरियड में मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है। जैसे आप 1900 से 1910 देखोगे, 1910 से 20 देखोगे, फिर 20 से आप देखोगे 30, फिर 30 से देखोगे 40, 40 से देखोगे फिर 47 जब हमको इंडिपेंडेंस मिली थी। ठीक है, तो फिर मैं इससे पहले का जो क्रोनोलॉजी है उस क्रोनोलॉजी को मैं बाद में अपने डिस्कस करूँगा, लेकिन जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। आप ये 10-10 साल के जो ब्रेकअप मैंने किया है इसको याद रखिएगा, और इन 10 में डिवाइड करके ही इसको मेमोराइज़ करने की कोशिश करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने ईयर और डेट और क्या इवेंट्स हुए हैं वो और थोड़ा बहुत डिटेल भी इसमें बताने की कोशिश करी है कि डिटेल क्या है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये फ्रेंड्स देखिए कि जो सबसे पहला इवेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है वो 1902 में आपको इवेंट दिख रहा है कि एक अनुशीलन समिति बनी थी, जो कि एक रिवॉल्यूशनरी एसोसिएशन था फॉर्म्ड इन बंगाल, फाउंडेड बाय सतीश चंद्र बसु विद द पैट्रोनेज ऑफ प्रमथनाथ मित्रा। तो आप देखोगे कि जो बंगाल में क्या हुआ था, एक अनुशीलन समिति बनी है। ठीक है, ये एक रिवॉल्यूशनरी टाइप के क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए ये बनी हुई थी। इस तरह की चीज़ें बंगाल और पंजाब में आप आगे चल के देखोगे कि यहाँ पे इस तरह के इंसिडेंट्स और इवेंट्स बहुत सामने आते हैं जहाँ पे रिवॉल्यूशनरीज एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती हैं। तो आप देखोगे कि ये स्टार्टिंग ही 1900 में इसी से होती है। जो पहला जो डिकेड रहा है ना, पहले डिकेड में इसी तरह की एक्टिविटीज़ ही दिखेंगी आपको। आप उसके बाद आप एक साल बाद और देखोगे, एक साल बाद 11 दिसंबर को क्या हुआ था, एक ब्रिटिश एक्सपेडिशन टू तिब्बत हुआ था। तिब्बत में ब्रिटिश का एक्सपेडिशन हुआ था 11 दिसंबर में। ठीक है, मतलब 1903 में जब आखिरी के महीने में ये ब्रिटिश एक्सपेडिशन हो रहा है। 1903 के आप देख रहे हो ये तो 11 दिसंबर में हुआ था, लेकिन उससे पहले 1903 में 1 जनवरी में दिल्ली दरबार लगा था, सेकेंड टाइम लगा था। मतलब 1903 की शुरुआत में आप देखोगे कि दिल्ली दरबार लगा, सेकेंड टाइम लगा, और 11 दिसंबर उसी 1903 में मतलब लास्ट के मंथ में ये ब्रिटिश एक्सपेडिशन टू तिब्बत हुआ था। ठीक है, तो आप ये इसको याद रखिएगा, स्टार्ट करने की कोशिश करिएगा कि आप 1903 में किस तरह से ये ब्रिटिश एक्सपेडिशन हो रहा है। 1902 में सबसे पहले एक रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी चालू हो रही है बंगाल में। उसके बाद 1903 में आप देख रहे हो पहले दिल्ली दरबार लगा रहे हैं, उसके बाद ब्रिटिश एक्सपेडिशन हो रहा है। और 1904 में नवंबर मंथ में आप देखोगे कि यूनिवर्सिटी एक्ट आया था। यूनिवर्सिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, असल में क्या होता था, यूनिवर्सिटीज़ के लोग भी इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करते थे ब्रिटिश के अगेंस्ट, तो उसको कंट्रोल करने के लिए यूनिवर्सिटी एक्ट लाया। ये कब लाया आप देखोगे, नवंबर में लाया, मतलब विंटर्स के टाइम पे, जो लास्ट के जो मंथ्स हैं 1904 में, अगले साल ये लाया। ठीक है, 1905 में आप देखते हो कि जुलाई में ही इन्होंने अनाउंस कर दिया था कि पार्टीशन ऑफ बंगाल होगा। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल का जो मेन रीज़न था वो चाह रहे थे कि किसी भी तरह से ये हम जो एक्टिविटीज़ हो रही है ना, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ होती हैं, इनको रोकने के लिए कोई ना कोई सोल्यूशन निकालें और हम इसको बांट दें। ठीक है, तो आप देखोगे कि उस समय जो बंगाल की जो पॉपुलेशन हुआ करती थी, रीज़न क्या दिया गया था कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है 7.5 करोड़ है। बंगाल की पॉपुलेशन इतना बड़ा है, हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। और ये जो 7.5 करोड़ जो पॉपुलेशन थी वो उस समय जो इंडिया की पॉपुलेशन की 1/4 थी। तो ये बहाना देंगे कि हम जो हिंदू मेजॉरिटी या मुस्लिम मेजॉरिटी वाले जो
रीजन है, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में बांट देंगे 1905 में। ये जुलाई में अनाउंस किया था। तो उसी समय से जैसे अनाउंस हुआ तो कांग्रेस के जो लीडर्स थे, वो मॉडरेट्स थे, वो उन्होंने चालू किया अपना काम की पिटीशन देना और सिग्नेचर कैंपेन चलाया कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन उससे कोई निकला नहीं, बेनिफिट हुआ नहीं, और 16 अक्टूबर को फाइनली ये पार्टीशन कर दिया गया। ठीक है। अब उसके बाद आप देखते हो कि पार्टीशन होने के बाद से जो मुस्लिम मेजॉरिटी वाला जो आपका ईस्ट बंगाल था, जो आज का बांग्लादेश है, वो लोग तो खुश हो गए कि चलो कम से कम वहाँ पे मेजॉरिटी हुआ करती थी, मुस्लिम मेजॉरिटी, तो उनको लगा हम मेजॉरिटी में है तो यहाँ पे पॉलिटिकल हमारा रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। ठीक है। तो इस वजह से वो तो खुश थे, लेकिन पार्टीशन के जो हिंदू लोग थे वो सपोर्ट में नहीं थे पार्टीशन के, कि आप पार्टीशन कैसे कर रहे हो बंगाल का। तो आप देखते हो ये तो एक इंसिडेंस आपको दिखेगा जब पहले डिकेड में आओगे ना आप 1909 के, तो आपको ये जो इवेंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पार्टीशन ऑफ बंगाल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है। उसके बाद आप देखते हो कि एक जुगांतर कमेटी मतलब फॉर्म हुआ था, ऑर्गेनाइजेशन टाइप की, ये भी एक रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के तरह था, और ये अरबिंदो घोष ने इसको एस्टेब्लिश किया था, और उनके जो ब्रदर थे बारीन घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त और राजा सुबोध मलिक, ये लोग थे। ठीक है। तो ये इस तरह के ये लीडर्स हुआ करते थे। और आप देखोगे ये अरबिंदो घोष जो थे, ये आप देखोगे कि ये जो कांग्रेस थी ना, कांग्रेस में दो तरह के लीडर्स थे, एक तो थे मॉडरेट और एक थे एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट क्या मानते थे कि हमें अगर कोई बात ब्रिटिश से मनवानी है तो हमें ये प्रेयर करके, पिटीशन करके और पीसफुल प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, हमें बोल्ड मीन्स अपनाने चाहिए। ठीक है। बड़े लेवल पे, मास लेवल पे हम कुछ अगर करेंगे तभी हम अचीव कर सकते हैं। तो ये अरबिंदो घोष जो है वो लाल बाल पाल में ये 4th नंबर में आपको दिखेंगे कि अरबिंदो घोष जो थे ये भी एक्सट्रीमिस्ट थे। तो आप देखोगे कि जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था ना, तो लोगों ने देखा कि कांग्रेस के लीडर्स ने इतना सब कुछ किया, लेकिन फिर भी 16 अक्टूबर को पार्टीशन हो गया। तो जो लोग थे वहाँ पे, वहाँ के कुछ लीडर्स ने मिलके बंगाल के वहाँ पे चालू कर दिया अपना स्वदेशी, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट चला दिया। और ये एक सेकेंड फेज था स्वदेशी का। इससे पहले भी दादा भाई नौरोजी के फर्स्ट फेज चला चुके थे। ठीक है। तो सेकेंड बार ये इस तरह की स्वदेशी वाली बातें सामने आई और बहुत ज़्यादा मास लेवल पे आप देखोगे इसको लेके गए हैं, स्वदेशी मूवमेंट बहुत चला। तो अब इतना बड़ा एक मूवमेंट चल रहा था स्वदेशी मूवमेंट, और कांग्रेस के लीडर्स इस समय इसको रिप्रेजेंट कर नहीं रहे थे, क्योंकि कांग्रेस मॉडरेट्स के अंदर थी, अब वो खुल के सामने आते नहीं थे ब्रिटिशर्स के। तो अब क्या हुआ, जो एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने कहा कि अरे अभी तो मौका है। एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने स्वदेशी मूवमेंट में खूब हिस्सा लिया। तो हुआ क्या कि 1905 में आप देखते हो कि आगे चल के फिर ये लोगों ने भी ज्वाइन कर लिया कि हम भी स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। 1905 में रेजोल्यूशन बना के उसे एग्री कर गए, ठीक है, कि हम सपोर्ट करते हैं स्वदेशी मूवमेंट को, ये कांग्रेस ही। लेकिन उसके बाद आप देखो, अगर जैसा ऐसा सपोर्ट करेंगे तो ये तो एक्सट्रीमिस्ट की थिंकिंग थी ना, इस तरह के मूवमेंट, ये मॉडरेट्स की थिंकिंग तो थी नहीं। तभी आप देखोगे कि ये कहा जाता है कि 1905 तक का जो 1900 से 1905 तक का जो पीरियड था, अगर हम कांग्रेस के टर्म्स में देखेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के टर्म्स में, तो ये मॉडरेट का पीरियड रहा। लेकिन जैसे ही पार्टीशन हुआ तो आप देखोगे कि पार्टीशन के तुरंत बाद एक्सट्रीमिस्ट वाली विचारधाराएं आने लगी, और इन्होंने ये रिजोल्यूशन जो पास भी किया और 1905 में, और ये बोला कि हम सपोर्ट करते हैं स्वदेशी मूवमेंट को, और खुल के सामने आए। उसके बाद 1906 में ये बात हुई कि मॉडरेट अपना प्रेसिडेंट बनाना चाह रहे थे कांग्रेस के सेशन में, और जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो अलग कांग्रेस में सेशन बनाना चाह रहे थे। तो हुआ कि आगे चल के इनकी फाइट होती है 1906 में। तो फाइट के चक्कर में एक बीच का रास्ता निकाला जाता है कि लो एक दादा भाई नौरोजी को हम बना देते हैं, जो ग्रांड ओल्ड मैन है, बुजुर्ग हैं, तो इनकी सब रिस्पेक्ट करते हैं, तो फाइट नहीं होगी। तो 1906 में इस तरह से जो सेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें दादा भाई नौरोजी प्रेसिडेंट बने थे, और ये लड़ाई टल गई थी, लड़ाई नहीं हुई। तो फिर आप देखते हो कि लेकिन 1906 में एक्सट्रीमिस्ट ने सेल्फ गवर्नमेंट की जो बात है वो मनवा ली थी कि हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। ठीक है। इस तरह का एक रेजोल्यूशन पास करा लिया
था, जो कि एक्सट्रीमिस्ट की थिंकिंग थी। क्योंकि मॉडरेट क्या करते थे, मॉडरेट तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात करते थे पीसफुल तरीके से, कि हमें भैया पीसफुल तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म और ये सब चीज़ें हम चलेंगे, ठीक है, हम खुश हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखते हो कि 1906 में ये, अब ये देखिए 1905 में पार्टीशन हुआ, तो पार्टीशन के टाइम में मुस्लिम जो मेजोरिटी एरिया था उनको लग रहा था आखिर पार्टीशन से दिक्कत क्या है, अगर सब कुछ सही चल रहा है, सब जगह इतने सारे प्रोविंसेस हैं, प्रिंसली स्टेट्स हैं, वहाँ तो दिक्कत नहीं होती लोगों को, यहाँ पे एक पार्टीशन हुआ जा रहा है तो क्या दिक्कत है। ठीक है, और स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे आप देखोगे कि उस समय क्या होता था ना कि ये फेयर्स और फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करे जाते थे, और ये बाल गंगाधर तिलक ने जो ये महाराष्ट्र में जो ये गणेश महोत्सव मनाते हैं ना, ये भी उसी तरह फेस्टिवल की तरह चलाया गया था, ताकि हम इस बात को और से ज़्यादा लोगों में कम्युनिकेट कर सकें स्वदेशी मूवमेंट के बारे में। तो आप देखोगे कि ये सारी चीज़ें जो मुस्लिम्स थे उनको लग रहा था ये हमारा जो इंटरेस्ट है वो सब नहीं हो रहा है और कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, वो कांग्रेस कहीं हिंदू को तो नहीं रिप्रेजेंट कर रही है, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है। तो उन्होंने 1906 में क्या किया, उन्होंने खुद की एक लीग बनाने की बात करी। 30 दिसंबर को मुस्लिम लीग उन्होंने ढाका में बनाया। ठीक है, मुस्लिम लीग बन के सामने आती है मुस्लिमों के प्रेजेंटेशन के लिए कि हम अलग से अपनी बनाएंगे एक लीग, और वो उसका नाम होगा मुस्लिम लीग। ढाका में बनी थी और ये 1906 में बनी थी, और 1906 के लास्ट में आप देखोगे 30 दिसंबर को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो किस तरह की एक्टिविटीज़ दिख रही हैं। 1907 में जैसा कि मैंने बताया था, भाई एक साल बाद, और एक साल बाद आप देखोगे कि क्या होता है कि ये जो स्प्लिट होती है ना, कि अभी आपस में होता है कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा कांग्रेस का, तो उस पर स्प्लिट होती है, और 1907 में बात फंस के जाती है। जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं वो चाहते हैं कि लाला लाजपत राय बने, ठीक है, और मॉडरेट इससे एग्री नहीं करते हैं। तो आप देखते हो कि फिर ये खुद वहाँ पे फाइट हो जाती है, और फिर वो बाद में इनको एक स्प्लिट हो जाती है सूरत में। और ये क्या होता है कि सूरत में से होने से पहले ये पुणे में होना था, ये जो कांग्रेस का था, याद रखिएगा। पहले पुणे में डिसाइड किया गया था लेकिन वहां नहीं हो पाया, फिर सूरत में इसको शिफ्ट किया गया था। सूरत में ये प्रेसिडेंटशिप में फाइट हुई, तो फिर बाद में मॉडरेट्स मेजोरिटी में थे, तो उन्होंने बोला कि आज से एक्सट्रीमिस्ट हटा रहे हैं, जहाँ से कांग्रेस के पार्ट नहीं है। तो फिर आप देखोगे स्प्लिट सामने आता है, और जैसे ही 1907 में ये स्प्लिट हुआ, तो अब तो ब्रिटिशर्स को मौका मिल गया दबाने का। तो अब उन्होंने पहले तो एक्सट्रीमिस्ट को निपटाया। एक्सट्रीमिस्ट को कैसे निपटाया, आप देखोगे कि ये एक्सट्रीमिस्ट जैसे आए तो उनको सब जेल पे भरना चालू कर दिया, और जो बाल गंगाधर तिलक हैं उनको अरेस्ट कर लिया, 6 साल उनको अरेस्ट कर दिया था सेडिशन चार्जेस में। क्या उन्होंने जो उनकी जो मैगजीन होती थी केसरी, उस पर मतलब मराठी के जो न्यूज़पेपर होता था ना, उस पर उन्होंने फेयरी आर्टिकल लिख दिया, तो उस पर सेडिशन का चार्ज लगा के बाल गंगाधर तिलक को अरेस्ट कर लिया था उन्होंने। ठीक है, 3 जुलाई को 1908 में। 1907 में ये स्प्लिट हुई थी, और ज़्यादातर सेशन दिसंबर में हुआ करते थे, तो 1908 में ही जुलाई में बाल गंगाधर तिलक अरेस्ट हो गए, और लाला लाजपत राय भी नहीं चले गए थे। ठीक है, और फॉरेन चले गए थे। और उसके बाद आप देखोगे कि ये सारी एक्टिविटीज़ एक्सट्रीमिस्ट की कम हो गई। 6 साल चले जाए, मेन लीडर तिलक चले जाएंगे 6 साल, और लाला लाजपत राय भी चले गए थे फॉरेन। तो आप देखोगे कि ये कुछ एक्टिविटीज़ कम दिखेंगी। ठीक है, और आप देखोगे कि 1908 में अलीपुर बॉम्ब केस भी हुआ था। अलीपुर बॉम्ब केस क्या था, ये अलीपुर सेशन कोर्ट में चला था कलकत्ता के, इसलिए इसको अलीपुर बॉम्ब केस बोलते हैं। और ये अरबिंदो घोष जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो 4th नंबर के लीडर हैं लाल बाल पाल के बाद, तो ये इनके ऊपर चलाया गया था। ठीक है, तो ये क्या था, ये क्यों चला था, इसके लिए था कि अलीपुर जो बॉम्ब केस था, ये था कि टू किल द चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट DH किंगफोर्ड ऑफ मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के जो चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट हैं उनको जान से मारने की कोशिश करने के लिए द टास्क वाज इंटरेस्टेड टू खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी। 2 लोगों को ये टास्क दिया गया था कि आपको जाके उनके बॉम्ब मारना है, उनको जान से मारो किंगफोर्ड को। दे थ्रू द बॉम्ब्स ऑन व्हीकल कमिंग आउट ऑफ द मजिस्ट्रेट
होम ऑन 30 अप्रैल 1908। 30 अप्रैल 1908 को उन्होंने उस गाड़ी में बम मारा, मजिस्ट्रेट की गाड़ी में, और ये मजिस्ट्रेट कुड नॉट बी किल्ड, लेकिन वो मरा नहीं क्योंकि वो गाड़ी में था ही नहीं, लेकिन उसके बदले में 2 ब्रिटिश लेडीज मर गई उसमें। तो प्रफुल्ल चाकी जो थे कमिटेड सुसाइड आफ्टर कॉर्नर्ड बाय द पुलिस से मतलब बचने के चक्कर में उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया, और जो खुदीराम बोस थे वो अरेस्ट हो गए। तो ये था अलीपुर बॉम्ब केस। अलीपुर, ये जो मजिस्ट्रेट था ये मतलब बहुत ही अत्याचारी टाइप का था, इसलिए उसको मारने की कोशिश की जा रही थी। तो अरविंदो को में ये जो केस चला, इसी केस के बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे, यहाँ पे तो मैं क्रोनोलॉजी बता रहा हूँ इसलिए आपको थोड़ा बता दे रहा हूँ कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। तो आप देख रहे हो ये जो इंसिडेंट था 30 अप्रैल 1908 को, तो ये उसके बाद आप देखोगे जुलाई में तिलक को, बाल गंगाधर तिलक को अरेस्ट कर लिया गया 6 साल के लिए और सेडिशन चार्जेस पे, और उनको डिपोर्ट कर दिया गया बर्मा, म्यांमार, आज के म्यांमार में मांडले जेल में भेज दिया। 6 साल वो जेल में रहे। अब मायने रखता है 8 से लेकर 14 तक। तो अब ये आप देखोगे एक्सट्रीमिस्ट वाली चीजें अब आपको यहाँ पे दिखेंगी नहीं, क्योंकि कोई ज्यादातर अब कोई दिख नहीं रहा है, ठीक है। और आप उसके बाद देखते हो कि जब 1905 में जब पार्टीशन हुआ था, तो मैंने बताया था कि मॉडरेट जो थे वो पहले नहीं उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे कि प्रोटेस्ट में, वो स्वदेशी मूवमेंट में, वो चाह रहे थे कि पीसफुल तरीके से सब मैटर सुलझाया जाए। वो इसलिए चाह रहे थे क्योंकि 1909 में उनको लग रहा था कि जो मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स आने वाला है, तो वो मार्लियामेंटो रिफॉर्म जो होगा वो बहुत मतलब अच्छा रहेगा, और हो सकता है कि हमको कुछ बेनिफिट मिले, कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले। तो इस उम्मीद के चक्कर में वो पीसफुल के चक्कर में चलते रहे। लेकिन फिर बाद में जब सिचुएशन बिगड़ती है, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, तो वो फिर उनको बहती गंगा में हाथ धोना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो अब वो उनको पार्टिसिपेट तो करना पड़ेगा, क्योंकि आप नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, और आप अगर पार्टिसिपेट, आप कोई मतलब मूवमेंट चल रहा है और आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। तो फिर रेजोल्यूशन पास करके पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये आप देखोगे कि 1909 में मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स आया, लेकिन फिर मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स में कोई अच्छी चीज नहीं थी। उल्टा इसमें ये किया गया कि सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस कर दिया गया गवर्नमेंट, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 भी कहते हैं, और मुस्लिम्स को बोल दिया सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है जैसे कोई एरिया मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है, तो वहाँ के जितने मुस्लिम लोग हैं सिर्फ वही वोट करेंगे, और सिर्फ वहाँ के एरिया से सिर्फ मुस्लिम लोग ही इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। मतलब जो बाकी के कास्ट हैं, बाकी के रिलीजन है, उनका कोई देखने वाला नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते, किसी लायक नहीं है, वोटिंग पावर वोटिंग कुछ नहीं है उनके पास, ठीक है। ये सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है। 1909 में ही आप हावड़ा गैंग केस भी एक देखोगे। हावड़ा गैंग केस में भी आप देखोगे कि किस तरह से फंसाने की जो कोशिश की जा रही थी। ये जो हावड़ा गैंग केस है, इसका दूसरा नाम शिवपुर कॉन्स्पिरेसी केस भी है। इस केस में थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ कि इसमें क्या हुआ था कि जो 47 रिवोल्यूशनरीज थे, क्रांतिकारी जो थे, जो कि अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि स्टार्टिंग इस डिकेड की इसी से होती है। तो आप देखते हो जो इनसे जुड़े हुए थे, ये 47 क्रांतिकारी से जुड़े हुए अरेस्ट हो गए, और ये इनके ऊपर ट्रायल चल रहा था, क्योंकि ये इंस्पेक्टर जो एक शमसुल आलम करके एक इंस्पेक्टर था, उसका इन्होंने मर्डर किया था, ठीक है। तो आप देखते हो आलम वॉज इन्वेस्टिगेटिंग। अब आलम था कौन? शमसूल आलम जो था वो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जो होती थी अनुशीलन समिति की, उनको देख रहा था, इन्वेस्टिगेट कर रहा था, और वो क्या चाह रहा था कि वो ट्राइंग टू लिंक एंड कंसोलिडेट द मर्डर्स एंड रॉबरीज इनटू सिंगल केस। वो चाह रहा था कि जितने भी मर्डर और रॉबरीज ये सब हुए हैं, वो कहीं से लिंक पकड़ के सबको एक ही में कर दे। लेकिन हुआ क्या कि द केस, और ये जो केस था ना, इसने जतीन्द्र नाथ मुखर्जी को एज ए रिवोल्यूशनरी जो उन्होंने काम किया, ये लाइमलाइट में आया था, ठीक है। और उसके बाद आप देखोगे कि इतने अटेम्प्ट करने के बाद भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए, और क्योंकि ये अनुशीलन समिति का जो नेचर था ना, वो डिसेंट्रलाइज था। तो ऐसा नहीं था कि आप एक केस से सारे लिंक ढूंढते हुए सारे केस में फंसा दो। और ये जो सारे एक्यूज थे जितने भी इस केस में, हावड़ा गैंग केस में, 1910 में हुआ था, मार्लियामेंटो के 1 साल बाद हुआ था ये केस, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। इसमें जतीन्द्र नाथ मुखर्जी और नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य जो थे, सिर्फ इनको 1-1 साल की जेल हुई थी, और बाकी कोई खास इसमें कुछ हुआ नहीं, ठीक है। तो ये आपने देखा कि ये केस था। और ये आप एक और चीज़ देखिए
कि जैसा कि मैंने इसमें बता दिया आपको इम्पोर्टेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर कौन थे। और अब इसमें ये देखें आपकी उस समय कौन थे जो वाइसराय थे। वाइसराय तो आप जानते हो कि 1858 के एक्ट के बाद जो गवर्नर जनरल होता था उसको ही वाइसराय बोलने लगे थे। तो ये वाइसराय कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो, ये दो वाइसराय आए थे। तो कर्जन तो आप जानते ही हो कि जो पार्टीशन के लिए जिम्मेदार है, तो ये मुझे नहीं लगता कोई नाम भूलेगा कर्जन का। तो कर्जन ने पार्टीशन ये करा था सोच के, और इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट लाया था टू कंट्रोल इंडियन यूनिवर्सिटीज़, और एक रेले कमीशन भी इसी के टाइम पे आया था। ठीक है, अब इसके डिटेल के बारे में आप बाद में देखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे क्रोनोलॉजी बता रहा हूँ तो हल्की हल्की माइन्यूट डिटेल बता रहा हूँ मैं आपको। तो रेले कमीशन आया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल किया कर्जन ने, मतलब 1899 से 1905 के बीच में जो भी हुआ सब कर्जन के टाइम पे हुआ। उसके बाद आप देखते हो कि लॉर्ड मिंटो, ये जो लॉर्ड मिंटो था, ये मिंटो मार्लो रिफॉर्म 1905 से 10, ये रहा आपका 5 साल। तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म, मिंटो का जो नाम आपको दिखेगा। ठीक है, अब इसके बाद ये जो डिकेड मैंने आपको बताया कि ये जो डिकेड था इसमें इसी तरह की एक्टिविटीज़ ही चलती थी, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़। तो इसके बारे में कुछ मैं ओवरव्यू आपको दे देता हूँ कि ये डिकेड कैसा था। तो अब आप देखते हैं कि इसमें जो पंजाब एंड बंगाल along with Maharashtra became hotbeds of revolutionary nationalist violence against British rule in India in the first decade of 20th century। जैसा कि मैं बता रहा था कि 1900 से 1910 के बीच में ये पंजाब, बंगाल और महाराष्ट्र को आप रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का हॉट बेड देखोगे। सबसे ज़्यादा जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुई हैं, नेशनलिस्ट वायलेंस हुआ है, ये सब ये इसी डिकेड में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, 1905 का जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था और 1907 का एक कॉलोनाइजेशन बिल था जो पंजाब का, उसने मतलब डिसकंटेंट, मतलब लोगों को असंतुष्ट कर रखा था वहाँ के। इन बंगाल रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन लाइक अनुशीलन समिति एंड जुगांतर ड्रू यंग रिक्रूट्स फ्रॉम द एजुकेटेड मिडिल क्लास भद्रलोक रैंक्स एंड engaged in a number of prominent attacks on the both figures in the administration as well as the local police investigating incidents of robbery, violence and murder linked to these groups। तो आप देखोगे कि जो बंगाल में जो रिवॉल्यूशनरीज ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, अनुशीलन समिति हो या जुगांतर हो, ये क्या करते थे, यंग रिक्रूट नए लोगों की भर्ती करते थे एजुकेटेड मिडिल क्लास के, और ये इनको किस काम में लगाते थे कि एडमिनिस्ट्रेशन के जो प्रोमिनेंट फिगर्स हो उन पे अटैक करो, और जो लोकल पुलिस होती थी जो कि रॉबरी, वायलेंस या मर्डर से रिलेटेड चीज़ों को चेक करती थी, तो उन पे अटैक करने के लिए। तो ये दीज इंक्लूडेड असैसिनेशन एंड अटेम्प्टेड असैसिनेशन ऑफ सिविल सर्वेंट्स, प्रोमिनेंट पब्लिक फिगर्स एंड इंडियन इन्फॉर्मेंट्स। जो ये इनका एसोसिएशन का क्या काम होता था कि ये असैसिनेशंस करेंगे, या जो सिविल सर्वेंट्स हैं और जो प्रोमिनेंट पब्लिक फिगर्स हैं और जो इंडियन इन्फॉर्मेंट्स हैं, मतलब जो ब्रिटिश के चमचे हैं जो उनको खबर पहुंचाते हैं, कुछ ऐसे इंडियन थे, और या जो ऐसे सिविल सर्वेंट्स जो लोगों को टॉर्चर करते हैं, या जो प्रोमिनेंट पब्लिक फिगर्स जो ब्रिटिशर्स में हैं और जो मतलब जाने जाते हैं बुराई के लिए अपने, तो उनको असैसिनेशन करना इनका मेन पर्पस था। 1907 में आप देखते हो, ये तो 1905 में 1907 का मैंने सीन बताया आपको, और 1907 में आप देखोगे कि अटेम्प्ट्स वर मेड ऑन द लाइफ ऑफ बंगाल लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रू फ्रेजर। 1907 में एक अटेम्प्ट भी हुआ था, जो गवर्नर थे लेफ्टिनेंट गवर्नर बंगाल के एंड्रू फ्रेजर, उन पे। ठीक है, 1908 एक साल बाद आप देखते हो कि एक फील्ड असैसिनेशन अटेम्प्ट होता है जुगांतर के द्वारा, जो प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट डी किंग्सफोर्ड लेड टू डेथ ऑफ 2 यूरोपियन वुमेन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो केस था, ये कैसे 1908 में जुगांतर के लोगों ने मतलब जो मजिस्ट्रेट था उसको मारने की कोशिश करी, और 2 लेडीज उसमें मर गई थी, वो तो बच गया था। तो 1909 में आप देखते हो कि एक फील्ड असैसिनेशन अटेम्प्ट सॉ 2 बॉम्ब थ्रोन एट लॉर्ड मिंटो। 1909 में लॉर्ड मिंटो में भी 2 बम फेंके गए थे। और उसके बाद आप देखते हो इन दिसंबर द ईयर द मजिस्ट्रेट ऑफ नासिक AMT जैक्सन वॉज शॉट डेड बाई अनंत कनेरे। उसके बाद आप देखते हो कि दिसंबर में जो मजिस्ट्रेट थे नासिक के, उनके ऊपर भी अटैक हुआ और उसको मार दिया गया, अनंत कनेरे ने मार दिया। और जो सस्पिशन था
ये द सस्पिशन फेल ऑन द लिंक्स टू इंडिया हाउस इन लंदन विच हैज़ एट द टाइम बीइंग लेड बाय वीडी सावरकर। और जो सस्पिशन था इसका, वो सस्पिशन जा रहा था इंडिया हाउस जो लंदन में उस समय हुआ करता था, जो कि वीडी सावरकर जिसको लेड कर रहे थे, हुज एल्डर ब्रदर गणेश हैड बीन कन्विक्टेड बाय जैक्सन ऑफ सेडिशस कॉन्स्पिरेसी। और जो उनका जो बड़ा भाई था गणेश हैड बीन कन्विक्टेड बाय जैक्सन ऑफ सेडिस, जिसको जैक्सन ने मतलब सेडिसस के चार्जेस में फंसाया था। तो आप देखोगे कि ये सस्पिशन इस पे गया था उस समय। इंडिया हाउस वाज आल्सो हेल्ड रिस्पांसिबल फॉर द मर्डर इन लंदन ऑफ विलियम हर्ट कर्जन वाइली। इंडिया हाउस जो था, देखोगे कि ये जो लंदन में जो विलियम कर्जन वाइली था, उसकी हत्या के लिए भी इंडिया हाउस को रिस्पांसिबल माना गया था। और द पॉलिटिकल एडीसी टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टू इंडिया, ये क्या हुआ करता था, इस सेक्रेटरी ऑफ असिस्टेंट, ये आप देखोगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टू इंडिया था। ठीक है, आप देखोगे द पॉलिटिकल एडीसी और अ नंबर ऑफ assassinations वर ऑल्सो कैरिड आउट ऑफ अप्रूवर्स हु हैड टर्न्ड क्राउन विटनेसेस। तो जो ऐसे लोगों को भी बहुत असैसिनेशन हुए थे जो सरकारी गवाह बन जाते थे, ठीक है, जो गद्दार लोग होते थे। इन 1909 नरेन गोसाई, क्राउन विटनेस फॉर द प्रोसिक्यूशन इन अलीपुर बॉम्ब केस वॉज शॉट डेड विद अलीपुर जेल विद इन अलीपुर जेल बाई सत्येंद्र नाथ बोस एंड कन्हई लाल दत्त। अब आप देखोगे जो अलीपुर बॉम्ब केस मैंने आपको बताया था, जो उसमें आप देखोगे कि जो सरकारी गवाह बना था नरेन गोसाई, उसको भी जेल के अंदर ही मार दिया गया था, और वो सत्येंद्र नाथ बोस और कन्हई लाल दत्त ने उसको मार दिया था। आशुतोष विश्वास एन एडवोकेट ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट इन चार्ज ऑफ प्रोसिक्यूशन ऑफ गोसाई मर्डर केस वॉज शॉट डेड विद इन कलकत्ता हाई कोर्ट इन 1909। आशुतोष विश्वास था जो एडवोकेट था कलकत्ता हाई कोर्ट इन चार्ज ऑफ प्रोसिक्यूशन ऑफ गोसाई मर्डर केस, जो ये देख रहा था गोसाई मर्डर केस, उसको भी मार दिया गया था, ठीक है, कलकत्ता हाई कोर्ट में ही 1909 में। 1910 में आप देखोगे जो शमशुल आलम, जो मैंने आपको केस बताया था अभी हावड़ा वाला गैंग केस, उसमें जो शमशुल आलम का नाम मैंने बताया था, वो डीएसपी ऑफ बंगाल पुलिस रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टिंग द अलीपुर बॉम्ब केस वो शॉट डेड ऑन द स्टेप्स ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट के सीढ़ियों पे इसको भी मार दिया गया था शमशुल आलम को। पंजाब पुलिस हैड बिकम अवेयर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट अराइजिंग अक्रॉस द स्टेट इन द फॉर्म ऑफ नेसेंट गदर मूवमेंट fed by resources and the efforts of immigrant Sikh communities living in Canada। जो पंजाब पुलिस थी, जो पुलिस क्या मतलब जो ब्रिटिशर्स के अंदर जो लोग थे पुलिस, तो उनको पता चल गया था कि गदर मूवमेंट भी कुछ चल रहा है कनाडा में, जो इंडियन जो इमिग्रेंट्स हैं वो इस तरह का कुछ प्लान कर रहे हैं। आप देखोगे कि इन्वेस्टिगेशंस ड्यूरिंग 1912 इनटू एन अटेम्प्ट टू असैसिनेट द then viceroy of Charles Harding promulgated the discovery of links between Bengal revolutionaries commanded by erstwhile जुगंतर मेंबर राश बिहारी बोस एंड द गदर मूवमेंट इन पंजाब। आप देखोगे कि जो इन्वेस्टिगेशन हुआ था ड्यूरिंग 1912 इनटू एन अटेम्प्ट टू असैसिनेट, उस समय क्या था, चार्ल्स हार्डिंग पे बम मार के मारने की कोशिश करी थी, ठीक है। और आप देखोगे कि वो मरा तो नहीं, लेकिन उस समय डिस्कवर ये जान का मतलब इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गया था, और इस समय ये लिंक ढूंढे जा रहे थे बिटवीन बंगाल रिवोल्यूशनरी कमांडेड बाई जो जुगांतर मेंबर रास बिहारी बोस से जो चला रहे थे बंगाल रिवोल्यूशनरी, और गदर मूवमेंट जो पंजाब का था, उसके बीच में लिंक उनको कुछ मिल गया था, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देखोगे कि क्या बैकग्राउंड रहा था उस समय। जो फर्स्ट डिकेड आप देखोगे तो कैसा रहा डिकेड अंग्रेजों के लिए, ठीक है। तो आपने देखा कि मॉडरेट्स थे, उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट को तो अरेस्ट करके फिर एक्सट्रीमिस्ट ठंडे पड़ गए, उसके बाद फिर क्या चल रहा था वो आपने देखा। जो बड़े बड़े मेजर इवेंट्स हुए हैं वो 10 साल के ये हैं। तो ठीक है, पहले आप इन 10 सालों को बार बार रिवाइज करिए, विजुलाइज करिए और कोशिश करिए कि ये इवेंट्स आपके दिमाग में बैठ जाएं, ठीक है। अब हम बात करते हैं 1910 के 20 के इवेंट, 10 से 20, 10 साल, नेक्स्ट 10 ईयर्स में क्या हुआ था। तो आप देखते हो कि 1911 में
12 दिसंबर को आप देखो कि 12 दिसंबर को जो आप वो होता है ना दिल्ली दरबार में ये क्या होता है, जो तीसरी बार दिल्ली दरबार लगा था, उस दिल्ली दरबार में ये 12 दिसंबर को ये अनाउंस कर दिया गया कि पार्टीशन जो था बंगाल का वो हम कैंसिल करते हैं, ठीक है, पार्टीशन नहीं होगा। तो अब आप देखोगे मुस्लिम तो अनहैप्पी हो जाएंगे, ये क्या बात हुई, वो तो खुश थे, उनको तो नहीं दिक्कत थी, उनको लगा ये तो गलत हो गया, ठीक है। तो ये और उनको आगे चल के आप देखते हो कि 1911 में ये तो हुआ ही, साथ में आप देखते हो कि जब वर्ल्ड वॉर चालू होता है तो ओटोमन अम्पायर पे भी अटैक कर देते हैं ब्रिटिशर्स। तो आप देखोगे कि वो खलीफा पे अटैक होगा तो मुस्लिम्स और नाराज हो गए कि ये तो धोखाधड़ी हो रही है, मुस्लिम कोई भला, ये हमारा भला नहीं चाहते हैं, ये तो बहुत चालाक हैं ब्रिटिशर्स, तो कोई रिस्पेक्ट नहीं है इनकी। तो वो बाद में आगे देखोगे कि आप ये जो मुस्लिम लीग है और ये जो कांग्रेस है आपस में मिल जाते हैं बाद में चल के। तो आगे आप सिचुएशन देखोगे कि पहली कंडीशन तो ये दिख गई कि पहले जैसे ही दूसरा साल चालू हुआ 1911, ठीक है, 1911 में पहले ही दिन आप देखते हो कि पार्टीशन हो जाता है दिसंबर में, मतलब दिसंबर में पार्टीशन हो जाता है 1911 के लास्ट के मंथ्स में कुछ, ठीक है। अब ये पार्टीशन कैंसिल हो गया। उसके बाद आप देखते हो कि 1911 के 7 से 16 दिसंबर स्टार्टिंग में लास्ट मंथ में, ये तो मैंने बता ही दिया था कि 7 से 9 दिन ये चला था जो पूरा का पूरा प्रोग्राम था दिल्ली दरबार, ठीक है। और 12 दिसंबर को दरबार प्रॉपरली लगा था, बाकी वो जो सेरेमनीज थी वो चलती रहती थी। 1911 में 12 दिसंबर को जब इन्होंने पार्टीशन बंगाल का जब कैंसिल किया था, तो एक चीज़ और करी थी कि जो कैपिटल थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की वो अभी तक तो कलकत्ता हुआ करती थी, लेकिन आप देखोगे कि उन्होंने कैपिटल को दिल्ली कर दिया था, उन्होंने दिल्ली ट्रांसफ़र कर दी थी कैपिटल। द ब्रिटिश गवर्नमेंट मूव्स द कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली, उन्होंने दिल्ली ट्रांसफ़र कर दी। उसके बाद आप देखते हो कि 1912 में क्या होता है, नेक्स्ट में 1912 में दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस होता है, ठीक है। जैसे ही दिल्ली दरबार ये सब हुआ तो उसके बाद तुरंत आप देखोगे कि लॉर्ड हार्डिंग थे, जो वो हार्डिंग के टाइम पे ही दिल्ली दरबार और ये सब चला था, तो उसी टाइम में ही मौका था कि मार दो इनको, ये पूरा प्लान किया गया था कि हार्डिंग को मार दें। तो उसी से रिलेटेड था एक दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, तो वो दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस यहीं चला था। देख रहे हो दिल्ली दरबार है, नाम ही दिल्ली दरबार है, तो दिल्ली दरबार है तो दिल्ली में ही कॉन्स्पिरेसी होगी, तो हार्डिंग को मारने की कोशिश की जाएगी, तो ये चीज़ दिखी थी उससे जुड़ी हुई। उसके जस्ट बाद आप देखते हो 1913 में क्या होता है कि एक गदर पार्टी फॉर्म हो जाती है, ठीक है। और ये पंजाब से जो लोग रहते हैं वो कनाडा में, जो यूएसए के जो कोस्टल वेस्टर्न साइड में जो रह रहे होते हैं, वो गदर पार्टी फॉर्म कर लेते हैं, लाला हरदयाल, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे 1913 में ही रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में, ये तो आप जानते ही हो। और 1914 में आप देखते हो कि ट्रायल स्टार्ट हो गया था सैन फ्रांसिस्को में नवंबर 1917 में, ठीक है। अब हुआ क्यों था, अब देखोगे एक हिंदू या इंडो जर्मन कॉन्स्पिरेसी देखने को मिलती है। आप देखोगे जो वर्ल्ड वॉर था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वो 28 जुलाई 1914 शुरू हो गया था और 11 नवंबर 1918 तक चला था। ये डेट याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इंडिया में भी सेम इम्पैक्ट वहीं पड़ता है। तो आप देखोगे जब 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 के बीच में क्या मतलब मेजर्स लिए हैं ब्रिटिशर्स ने, तो आप ये देखोगे कि उस समय जो और कोई तो आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है, ना कांग्रेस दिख रही है और ना ही और कोई खास दिख रहा है कुछ। तो आपको ये दिख रहे हैं जो लाला हरदयाल की गदर पार्टी है, ये कुछ ज़्यादा दिख रही है, पॉपुलैरिटी देखोगे आप तो ये ज़्यादा पॉपुलैरिटी दिख रही है। इन्होंने पूरा प्लान सब बना रखा था कि हम कैसे करके गदर म्यूटिनी करेंगे। तो 1914 और एक उस समय क्या हुआ था कि जर्मनी जो था, अब आप देखोगे कि जर्मनी और ब्रिटेन तो आपस में भिड़े थे वर्ल्ड वॉर 1 में, ठीक है। यूएसए क्या था, न्यूट्रल था। तो उस समय क्या था कि जर्मनी ने अपने कुछ आर्म्स और जो फंडिंग कर दी इंडिया में, जो इंडियंस रह रहे थे यूएसए में, उनको कुछ फंडिंग कर दी और ताकि वो जाके आर्म्स और ये सब सप्लाई कर दें इंडिया में। और जिस तरह से 1857 में एक रिवोल्ट हुआ था, वैसे ही एक रिवोल्ट हो जाए इंडिया में भी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो ब्रिटेन है ना, ये ब्रिटेन, हम इंडिया
इंडिया तो ब्रिटिश की कॉलोनी थी, तो ब्रिटेन हो जाएगा कमज़ोर, ठीक है। तो उससे एक तरह का वो पूरा प्लान बना रहे थे कि किस तरह से ये चीज़ें पॉलिटिकल लेवल पे हो, ठीक है। तो ये इंडियो जर्मन कॉन्स्पिरेसी 1914 से 17 के बीच में ये प्लान्स बनाए गए थे कुछ। लेकिन आप ये देखोगे कि ये प्लान जो है ये इंटेलिजेंस ने, ब्रिटेन के इंटेलिजेंस ने ये पकड़ लिए थे कुछ कुछ बातें, कि कोई लिंक उनको मिल गया था कि इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, ठीक है। तो आप उसके बाद आप देखते हो कि ट्रायल स्टार्ट होता है। अब ये उस समय ब्रिटेन ने फिर क्या बोला, जब ये पता चलता है ब्रिटेन को, तो ब्रिटेन ने बोला यूएसए से कि आप क्या करवा रहे हो, आप न्यूट्रल हो तो जर्मनी आपके यहाँ फंड हो ये सब करवा रहा है, तो आप क्यों न्यूट्रलिटी आपकी दिख नहीं रही है इन चीज़ में। तो फिर यूएसए ने क्या किया, यूएसए ने फिर जब ये सब जांच वाच करी तो उनको पता चला, तो उन्होंने फिर सैन फ्रांसिस्को में 20 नवंबर 1917 में ट्रायल चलाया था इसी चीज़ पे, ठीक है। फिर बाद में उनको लगा था ब्रिटेन को कि ये जो कन्विक्शन होगा तो ये हमको डिपोर्ट कर दिए जाएंगे जो इंडियंस हैं, लेकिन फिर बाद में वहाँ के लोगों को सपोर्ट था अमेरिका में, जो इंडियंस थे उनको अमेरिका में सपोर्ट था, तो वहाँ की जस्टिस ये इंडिया में तो नहीं डिपोर्ट कर पाई। लेकिन हाँ बस ये था कि ये चीज़ें सैन फ्रांसिस्को में ट्रायल वायल चला, ठीक है। तो ये इंसिडेंट्स आप देखोगे 1914 में इस तरह की चीज़ें चल रही है। वॉर, अब ये जो आप गदर पार्टी देखोगे ना, गदर पार्टी को ये लगा था कि अरे वर्ल्ड वॉर में सारा ध्यान है ब्रिटेन का, अभी मौका है आज़ाद कराने का, एक वैसे ही म्यूटनी हम करते हैं जैसे 1857 में हुई थी और हमको आज़ादी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये इस समय जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये चीज़ें आपको ज़्यादा दिखेंगी। उसके बाद आप देखते हो कि ये जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो उस समय जो इंडियंस थे, वो इंडियंस ने ब्रिटिशर्स को बहुत हेल्प किया था। उनको क्या लगता था, उनको लगता था कि हम ब्रिटिशर्स को हेल्प करेंगे तो ये ब्रिटिशर्स जो हैं ये हमको मतलब फ्रीडम दे देंगे और अच्छी चीज़ें, मतलब अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करेंगे, और ये सारी चीज़ें उनको एक्सपेक्टेशंस थी कि हाँ ऐसा कुछ होगा। तो इसलिए ब्रिटिशर्स ने खुशी खुशी जा रहे थे आर्मी में, और वो मतलब पूरा सपोर्ट दे रहे थे उनको। लेकिन पंजाब में और कुछ जगह आप रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ भी आप देखोगे, बंगाल में, पंजाब में इस तरह की कुछ चीज़ें रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ भी चल रही थी, ठीक है। बाकी जो इंडिया था वहाँ पे लोग मतलब सपोर्ट कर रहे थे, कांग्रेस भी सपोर्ट कर रही थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ठीक है, कि हमें कुछ मतलब अच्छा होगा, क्योंकि 1909 के बाद 1919 में कोई फिर एक्ट आना था जैसा कि माउंटेन्यू चैम्सफोर्ड, तो उनको लगा था हमको कोई अच्छी चीज़ मिलेगी, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन और ये वो चीज़ें, ऐसे बातें तो चलती ही थी। तो आप ये देखोगे कि 1914 में तो ये और एक चीज़ हुई कि 16 जून 1914 को आप देखोगे जो बाल गंगाधर तिलक हैं उनको रिलीज कर दिया गया, ठीक है, फ्रॉम जेल, वो जेल से रिलीज हो गए। और एक और चीज़ आप देखोगे कि मई से लेके जुलाई के बीच में कोमागाटामारू इंसिडेंट हुआ था। ये एक जहाज का नाम था, शिप का नाम था, जो जापानीज शिप था, और ये कुछ इंडियंस को ब्रिटिश जो ब्रिटिश कॉलोनी में रह रहे थे ना, ब्रिटिश इंडिया में, और कुछ जापान से लोग ले जा, जो कुछ चाइना से लोगों को और कुछ हांगकांग से कुछ लोगों को ये लेके कनाडा जा रहे थे। तो वहाँ पे मतलब मेरे इंसिडेंट्स आप डिटेल में पढ़ोगे कि वहाँ पे रोक दिया गया और कनाडा में उनको घुसने नहीं दिया गया। फिर कनाडा फिर मई से लेके जुलाई में फिर वापस आना पड़ा, वह शिप वहीं खड़ा रहा, फिर वापस इंडिया आया। फिर क्या हुआ, कितने लोग मर गए क्या कोमागाटामारू इंसिडेंट में। तो बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी, आप इसके बारे में डिटेल में आप देखिएगा इस इंसिडेंट्स को। लेकिन ये कब हुआ था ये याद रखिएगा, जब ये गदर पार्टी का ये सब इंसिडेंट चल रहा था ना, उसी टाइम ये इंसिडेंट्स भी चल रहा था बहुत, और कोमागाटामारू इंसिडेंट से और लोग भड़क गए थे कि इस तरह की हालत कर दी है सिखों की, ठीक है, सबसे ज़्यादा सिख थे इसमें। और उसके बाद आप देखोगे कि 1915 में एक गदर कॉन्स्पिरेसी करी गई थी, प्लान किया गया था कि एक काम करते हैं कि फेब 1915 को हम म्यूटिनी करते हैं, जैसे कि पहले म्यूटिनी हुई थी 1857 में, ऐसी ही एक म्यूटिनी करेंगे, ठीक है, पैन इंडियन म्यूटिनी इन ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अंदर। लेकिन आखिरी मोमेंट में ये ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल कर लिया, पता लगा लिया, और इसको मतलब कैंसिल, इसको होने नहीं दिया, रोक दिया इनको, ठीक है। तो आप देखोगे
कि ये 1915 में ये हुआ। उसके बाद आप देखते हो कि 1915 में 1 दिसंबर को राजा महेंद्र प्रताप थे। एक दिसंबर 1915 के दिसंबर में आप देखोगे, फेब में तो आपने देख लिया कि गदर कॉन्स्पिरेसी चल रही है, ठीक है। और 1915 के दिसंबर में आप देखोगे कि एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बना ली थी इंडिया में, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का काबुल में अफगानिस्तान में एक अपनी प्रोविजनल गवर्नमेंट बना ली थी कि हम एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल है, हम ऐसी गवर्नमेंट है, हमारे यहाँ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सब हैं राजा महेंद्र प्रताप ने, और हमें जगह एग्जाइल पे हैं। तो पहली जो इस तरह की प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी है वो 1915 में ही बनी है। और ये सारी चीज़ें आप देखोगे कि ये सारी चीज़ें जो कॉन्स्पिरेसी जो इंडो जर्मन कॉन्स्पिरेसी चल रही थी ना, इसी के तहत सब चल रहा था कि किस तरह से अटैक किया जा सकता है, ठीक है। अफगानिस्तान को भी मिलाने की कोशिश की जा रही थी इसमें, ठीक है। तो आप देखोगे कि इंडिया में ईरान और अफगान से अटैक होने के चांसेस की वजह से, तो ये कुछ चीज़ें आपको देखेंगी कि इंडो जर्मन कॉन्स्पिरेसी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो अफगानिस्तान में इसीलिए प्रोविजनल गवर्नमेंट बन रही है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि 1915 में ही 9 जनवरी को अपोलो बंदर जो बंदर जगह है बॉम्बे में, वहाँ पे महात्मा गांधी उतरे थे, मतलब रिटर्न हुए थे। आते तो जाते रहते, लेकिन ये महात्मा गांधी जो रिटर्न किए थे साउथ अफ्रीका से, वो इस दिन 9 जनवरी को आए थे, ठीक है, 1915 में। तो अभी तक आप देख रहे थे जो महात्मा गांधी की एंट्री नहीं हुई है, लेकिन अब जाके एंट्री हो रही है 9 जनवरी को 1915 में। तो अभी आप देख रहे थे कि कांग्रेस ठंडे बस्ते चल रही, कुछ चल नहीं रहा था, अब कांग्रेस आएगी, ठीक है, अब धीरे धीरे। तो अब उसके बाद गांधी जी आए थे, तो उन्होंने कोई पॉलिटिकल मूवमेंट और कुछ किसी में पॉलिटिक्स नहीं ज्वाइन करी थी, वो 1-2 साल टहले थे कि हम पूरा इंडिया घूमेंगे। तो इसलिए आप देखोगे 1915 से लेके 17 तक वो दिखेंगे नहीं कहीं, ठीक है। उसके बाद 17 में दिखेंगे चंपारण सत्याग्रह में, ठीक है। ये चीज़ तो 1915 में आ गए गांधी जी। उसके बाद आप देखोगे कि 19 मार्च को डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट इन्होंने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से पास कर दिया, ठीक है, 19 मार्च को। अब ये चीज़ क्यों इम्पोर्टेंट है 1915 में, अब ये इम्पोर्टेंट है, जब गांधी जी आए थे तभी आप देखोगे गांधी जी कब आए थे। अब पहली चीज़ ये, एक तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है, तब आए थे। दूसरा 19 मार्च को ही, और वो आए थे जनवरी को, और मार्च में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लागू कर दिया गया था। और ये एक्ट क्या था, ये एक्ट इमरजेंसी प्रोविजन था इसमें कि जब तक ये वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा है और उसके 6 महीने बाद तक ये एक्ट अप्लीकेबल रहेगा, इमरजेंसी टाइप की लगी रहेगी कि, ठीक है। तो इस एक्ट में क्या था कि किसी को भी अरेस्ट कर सकते थे, कहीं से भी उठा लो, किसी को भी अरेस्ट कर लो, ठीक है, इमरजेंसी पीरियड जो भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज करें उसको उठा लो। क्योंकि उस समय गदर, आप देख रहे हो गदर कॉन्स्पिरेसी कितने बड़े लेवल पे चल रही है, बहुत बहुत बड़े लेवल पे चल रही थी, और जर्मनी भी साथ दे रहा था उसमें। तो आप देख रहे हो कि इंटेलिजेंस से इन्होंने पता लगाया और रोकने की कोशिश करी, और इसीलिए ये एक्ट आ गया था। तो इस एक्ट की हेल्प लेके इन्होंने बहुत दबाया, और ये डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट ही आपको दिखेगा कि जब ये 1919 में आप देखोगे ना कि 11 नवंबर 1918 में जब ये खत्म हो गया था वर्ल्ड वॉर, उसके 6 महीने चला, उसके बाद फिर इसकी एक्सपायरी आ गई, तो इसी को फिर एक्सटेंड कर दिया गया था रॉलेट, सिडनी रॉलेट के कहने पे, तभी इसको रॉलेट एक्ट नाम दिया गया था दोबारा। तो ये जो एक्सटेंशन था रॉलेट एक्ट का, तो ये ऐसा था बिना वकील बिना दलील सीधे ट्रायल, ठीक है। तो ये इसका जो प्रोटेस्ट हुआ था, फिर आप देखते हो किस तरह से हिस्ट्री में आगे बढ़ते हैं। तो ये 1915 तक आप देखते चले आ रहे हो कि क्या चल रहा है, ठीक है, एक एक ईयर आप देखते जाओ, टाइम पीरियड आप देखते जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे हम पहुंच गए 1915 तक। अब बात करते हैं 1916 में क्या हुआ। 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ पैक्ट हुआ, ठीक है। तो अब लखनऊ पैक्ट जो है, ये क्या हुआ था कि मुस्लिम लीग के जो जिन्ना थे इनका हाथ था उसको मिलवाने में। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, और ये दोनों आपको दिखेंगे कि मतलब किस तरह से लखनऊ पैक्ट हो रहा है, ठीक है। और ये आप देखोगे कि एक और चीज़ बता रहा हूँ, जब ये तिलक, बाल गंगाधर तिलक जब छूटे थे जेल से, तो ये इन्होंने होम रूल लीग भी बनाया था। और जो एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट ने भी अपना होम रूल लीग बनाया था। एनी बेसेंट ने भी मौका दिया था कांग्रेस को कि हमें आप बताना, लेकिन कि आप इसमें मतलब हमें होम रूल लीग बनाना चाहिए। तो ये क्या हुआ, उससे पहले ही बाल गंगाधर तिलक ने अपनी होम रूल लीग बनाती थी, बाद में चल के एनी बेसेंट ने भी होम रूल लीग बनाया
थी। एनी बेसेंट कौन थी? आयरलैंड की एक लेडी थी। और आयरलैंड जो था ना, वो आयरलैंड उस समय ब्रिटिश कॉलोनी, वो भी एक तरह से अब ब्रिटिश का वहाँ पे चला करता था। तो आयरलैंड वाले क्या चाह रहे थे कि हमको होम रूल प्रोवाइड कर दो, कम से कम सेल्फ गवर्नमेंट हमको अलाउ कर दो, ऊपर से आप देखो लेकिन हमको ऑटोनॉमी दे दो। तो ये चीज़ें मान भी ली गई थी। आगे चल के आप देखोगे कि ये जो चीज़ें बाद में मानी भी गई, काफ़ी बाद में मान लिया गया था इसको, होम रूल। तो उसी होम रूल के बेसिस में एनी बेसेंट जो थी वो थियोसॉफिकल सोसाइटी करके थी, उसके थ्रू वो उसकी वजह से आई थी। और यहाँ पे फिर उन्होंने होम रूल लीग बनाया था, एनी बेसेंट ने और बाल गंगाधर तिलक ने। तो ये चीज़ें भी आप याद रखिएगा। 1900 जो अब 14 में जब तिलक आए थे, तो तिलक के आने के बाद ये होम रूल लीग बनी। फ्रेंड्स, ये जो होम रूल लीग है ये भी गदर पार्टी की तरह है। आप देखोगे कि 1913 से जब ये गदर पार्टी फॉर्म हुई है, तो जिस तरह से ये इतना इम्पोर्टेंट है, उसी तरह आप होम रूल लीग भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अब बाल गंगाधर तिलक जैसे लीडर अगर बाहर निकल के आएंगे जेल से, तो आप समझ सकते हो कि कुछ तो बड़ा होगा। ठीक है। उसके बाद आप देखते हो कि जैसे वो जेल से आते हैं, तो फिर वो 1915 में वो कांग्रेस में एक बॉम्बे में एक सेशन होता है। तो वहाँ पे ऐसा बात होती है कि वो विलिंगनेस दिखाते हैं कि मतलब मैं दोबारा वो ज्वाइन कर लेते हैं। फिर आप देखोगे कि 1915 में वो वापस से कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं। और उसी टाइम आप देखोगे कि 1914 में एनी बेसेंट जो आई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की वजह से, जो उस थियोसॉफिकल सोसाइटी की वजह से जो यहाँ पे एनी बेसेंट आई, वो बड़ी इन्फ्लुएंशियल थी, तो वो भी कांग्रेस ज्वाइन कर लेती हैं। और आप देखोगे कि इस तरह से आपको देखते हैं 1915 का जब सेशन दोबारा, जब 1915 में जब सेशन होता है बॉम्बे सेशन, तो आप देखोगे कि उस समय तो तिलक, बाल गंगाधर तिलक भी आपको मिलेंगे उसमें। ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट लीडर भी थे। और आप देखोगे 1914 में जहाँ डेलीगेट जो थे कांग्रेस में वो 866 थे, तो वो 1915 में बढ़ के 2259 हो गए थे। सोचिए, इतने डेलीगेट्स बढ़ गए थे, क्योंकि अब इनको लगा कि अब क्या मतलब कुछ फ़ायदा तो दिखा नहीं पार्लियामेंटों में। तो आप जो मॉडरेट्स थे और ये एक्सट्रीमिस्ट थे, ये दोनों मिलके एक हो गए। ठीक है। तो ये 1915 बॉम्बे सेशन का ये बिगेस्ट अचीवमेंट आप देखोगे। इन्होंने क्या कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया था कि हम जो एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन के डेलीगेट्स हैं वो भी हमें शामिल कर लेंगे अपने में। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। 1915 में ऐसा हुआ। तो 1915 के सेशन में एनी बेसेंट जब बोल रही थी, तो उन्होंने बोला कि होम रूल लीग, उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ आयरलैंड में हम लोगों ने होम रूल की बात कर रहे थे और होम रूल लीग चल रहा है, तो क्यों ना इंडिया में भी होम रूल लीग ऐसा कुछ बनाया जाए। और उन्होंने वहाँ पे अल्टीमेटम दे दिया कि सितंबर 1916 तक अगर आप लोग नहीं डिसाइड बताते हो हमको, तो मैं अलग से एक होम रूल लीग बना दूंगी। तो हुआ क्या कि उससे जो बाल गंगाधर तिलक थे वो तो ये बात सुन रहे थे, उनको ये आइडिया पसंद आया। तो उन्होंने अप्रैल 1916 में, पहले मतलब वो तो सितंबर 1916 तक वेट कर रही थी एनी बेसेंट, लेकिन उन्होंने अप्रैल 1916 में ही अपनी होम रूल लीग स्टार्ट कर दी बॉम्बे से। और उसके बाद आप देखते हो कि बॉम्बे, बिहार और सेंट्रल प्रोविंस और कर्नाटक में उनकी 6 ब्रांचें थी। और उनकी जो होम रूल लीग थी वो थोड़ी उसमें कंडीशन थोड़ी स्ट्रिक्ट थी। ऐसे ब्रांचेस हर कोई नहीं खोल सकता था, परमिशन लेनी पड़ती थी। और टॉपिक जो होते थे, क्या डिस्कस होंगे, क्या बातें होंगी, एजेंडा जो था वो प्री डिसाइडेड था। और वहीं बाकी के इंडिया में आप देखोगे जो एनी बेसेंट की होम रूल लीग थी वो खूब चल रही थी। ठीक है। तो आप देख रहे हो कि 1916 में इस तरह की चीज़ें आ गई सामने। अब ये तो आप जानते ही हो कि जो कांग्रेस के सेशन होते थे दिसंबर में, तो अब ये सब चल रहा है, होम रूल लीग की बातें चल रही हैं। और उसी समय बात ये हुई कि 1916 के कांग्रेस के सेशन में ये डिसाइड हुआ कि काम करते हैं कि ये दोनों जो होम रूल लीग हैं वो बाल गंगाधर तिलक की हो या इनकी एनी बेसेंट की होम रूल लीग हो, ये दोनों देखते हैं, ये डिस्कस करते हैं, दोनों को बुलाते हैं। तो ये दोनों आए अपने डेलीगेट्स के साथ में, और यहाँ पे इन्होंने बात करी कि हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है। और उसमें बहुत सारे डेलीगेट्स बढ़ गए थे, तो ये दिख रहा था, तो ब्रिटिशर्स थे, उनको दिखा कि ये क्या हो रहा है, ये तो मतलब कुछ अलग ही बात है, होम रूल लीग भी मतलब आगे बढ़ रहा है, इतने सारे डेलीगेट्स आ रहे हैं। ठीक है। तो आप देखोगे कि 1916 में जो कि ये जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था उस समय,
तो ये आप देखोगे कि उसने और होम रूल लीग तो हार्डिंग के टाइम पे आई थी 1916 में। तो आप देखोगे कि उसने जो वायसराय ने क्या किया कि अरेस्ट करा दिया, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लगा दिया। इसीलिए तो बनाया था डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 का। सेडिशन चार्जेस लगाए और सीधे अरेस्ट कर लिया एनी बेसेंट को। और उनके जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के उनके साथ के बंदा था, फ्रेंड था अरुण डेल, तो उनके साथ उन दोनों को अरेस्ट कर दिया। अब जब ये अरेस्ट हुआ तो तिलक ने भी, बाल गंगाधर तिलक ने भी प्रोटेस्ट किया और उनकी फैन फॉलोइंग बहुत बढ़ गई थी एनी बेसेंट की। ठीक है, तो बहुत प्रोटेस्ट चला। तो अब जब जेल में गई तो आप देखोगे कि उसके बाद क्या होता है कि जो मॉडरेट्स के कुछ लीडर थे, उनको लगा यार ये तो बढ़िया है, मतलब होम रूल लीग की वैल्यू तो है। तो इसलिए वो मॉडरेट्स के कुछ मदन मोहन मालवीय, कुछ और जैसे बड़े लीडर थे, ये सूर्यनाथ बनर्जी, इन्होंने होम रूल लीग ज्वाइन कर ली। ठीक है, उसके बाद आप देखते हो तो जब इन्होंने होम रूल लीग ज्वाइन की, मॉडरेट्स आ गया, मॉडरेट्स आते हैं तो आप देखते हो कि वो चीज़ें, उसके बाद क्या हुआ 1917 में एक मॉन्टेग्यू, आप देखोगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का एक डिक्लेरेशन आता है 1917 में। ठीक है, 1917 में आप देखोगे कि मॉन्टेग्यू जो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने ये डिक्लेयर किया कि आप 1917 में कि हम लोग रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देने की बात कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देंगे। ठीक है, और आप देख रहे हो कि जो होम रूल लीग है वो बात भी यही सेल्फ गवर्नमेंट की बातें कर रही हैं, हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। तो सेल्फ गवर्नमेंट की जो बातें हो रही हैं, तो ये मॉडरेट्स ने फिर उसके बाद एनी बेसेंट को ये डिक्लेरेशन के बाद छोड़ दिया, क्योंकि उसके बाद ये सेडिशन के होम रूल की डिमांड करना ये सेडिशन के चार्ज से बाहर कर दिया गया। तो वो एनी बेसेंट वापस आ गई। लेकिन मॉडरेट्स थे तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं होम रूल लीग की वजह से, क्योंकि इस तरह का डिक्लेरेशन भी आ गया था 1917 में। तो उसके बाद आप देखोगे कि बाल गंगाधर तिलक जो थे 1918 में, आप देखोगे कि ये चले जाते हैं लंदन, क्योंकि एक वैलेंटाइन कैरोल ने एक बुक आ गई थी द इंडिया अनरेस्ट करके, तो उसके खिलाफ चले जाते हैं लड़ने, या केस लड़ने। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक तो चले ही जाते हैं होम रूल लीग से। अब बची एनी बेसेंट और मॉडरेट, तो वो कुछ करते ही नहीं, तो आप बड़ा कोई डिसीजन उसमें फिर दिखता नहीं है। आगे चल के फिर 1920 में ये दोनों होम रूल लीग जो अलग अलग होती हैं वो कांग्रेस में मिल जाती हैं। ठीक है, तो वो आप ये इस तरह से आप देखोगे कि होम रूल लीग का भी रोल तो कुछ इम्पोर्टेंट दिखेगा, क्योंकि इस बीच में और कुछ तो दिखेगा नहीं आपको। ठीक है, यही सारी चीज़ें दिखेंगी। और 1916 में जैसा कि मैंने बताया कि इंडियन नेशनल, 1915 में तो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट तो एक हो गए थे। तो ये डेट याद रखिएगा, जिस जिस साल गांधी जी आए थे उसी टाइम पे मॉडरेट और ये एक्सट्रीमिस्ट एक हो गए थे। ठीक है, और आप देखो कि 1916 में जो लखनऊ का पैक्ट हुआ था, उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो थी, ये दोनों भी एक दूसरे के साथ मिल गए थे। और ये मुस्लिम लीग का ज्वाइंट सेशन था 1916 में। ठीक है, ये मतलब हिस्टोरिकल सेशन था। और ये जिन्ना, मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्ना थे। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब बाल गंगाधर तिलक जब ये कर रहे थे होम रूल लीग की, जब ये सब चला रहे थे अपनी, तो उनको एक शो कॉज नोटिस आ गया था। वो शो कॉज नोटिस पे उनके फेवर में केस लड़ा था मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, और आप ये देखोगे कि जो जिन्ना है, जिन्ना ने इनकी लीग, होम रूल लीग भी ज्वाइन कर ली थी बाद में चल के। ठीक है, तो ये आपको दिखेगा। और उसके बाद 1916 में तो ये लखनऊ पैक्ट हो गया, ये सब एक हो गए। ठीक है, इस तरह की बातें होने लगी 1917 में। और आप देखोगे उसके जस्ट एक साल बाद, ठीक है, 1917 में, ठीक है, अप्रैल के महीने की बात हो रही है, चंपारण में, बिहार के चंपारण में गांधी जी ने एक सत्याग्रह कर दिया। सत्याग्रह इंडिगो के जो प्लांटेशन था उस पे लेके था कि 3 कठिया पद्धति में वो होता था कि आपको इतना ये उगाना ही है इंडिगो। हुआ क्या था कि पहले तो इंडिगो जो था वो उगता था, जो फसल थी उसमें कोई दिक्कत नहीं था, पैसा डिसाइडेड था। लेकिन क्या हुआ, उसी समय जर्मनी वालों ने सिंथेटिक डाई बना दी थी, उसके प्राइस और सस्ते थे। तो उससे कम्पीट करने के लिए जो ब्रिटिशर्स थे, इंडिगो वालों को पेमेंट भी नहीं करते थे, ना पेमेंट करते थे और ज़बरदस्ती फोर्स करते थे। तो उससे उनकी हालत बहुत मतलब पिटिएबल हो गई थी। तो उसकी वजह से उन्होंने बोला कि हमारी हालत ख़राब, गांधी जी से बोला। तो गांधी जी ने फिर सत्याग्रह, 19 अप्रैल में फेमस है पहला सत्याग्रह, इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आप देखते हो कि अहमदाबाद मेल स्ट्राइक भी आपको दिखेगी, वो भी आपको ये याद है उन। ठीक है, उसके बाद आप खेड़ा में देखते हो, गुजरात में खेड़ा, ये खेड़ा सत्याग्रह होता है।
ठीक है। तो ये खेड़ा सत्याग्रह भी ऐसा ही था, किसानों को लेकर था। ठीक है। तो ये इंसिडेंट्स आपको ये तो याद रहते हैं क्योंकि ये तो बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, 17-18। और ये CA के करके आप याद कर सकते हो, चंपारण, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा, ये ऑर्डर था इनका। ठीक है। तो ये तो याद रहते हैं कि 17 में 18 में ये सब चल रहा था। उसी टाइम पे आप देखोगे कि जैसे मैंने पंजाब में आपको बताया कि पंजाब में इस तरह की चीज़ें चल रही थी। और रॉलेट एक्ट का तो आप देखो, रॉलेट एक्ट तो ये जो आया था 1919 में, एक्सटेंशन किया था डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट का। तो ये डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट जब ये सब चीज़ें चल रही थी तो गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने 6 अप्रैल को ये कह दिया कि अब रॉलेट सत्याग्रह होगा। अब देख रहे हो, पहले जो सत्याग्रह थे वो रीजनल लेवल के थे, जैसे चंपारण, बिहार में चंपारण है, खेड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। अहमदाबाद में भी जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी, हंगर स्ट्राइक थी वो। ठीक है। तो अहमदाबाद मिल की स्ट्राइक और ये जो आप सत्याग्रह देख रहे हो, तो ये चीजें जो थी रीजनल लेवल पे थी। लेकिन अब रॉलेट सत्याग्रह जो था, रॉलेट एक्ट के विरोध में था। ये जो रॉलेट तो नाम था, सिडनी रॉलेट, लेकिन ये 6 अप्रैल को गांधी जी ने बोला था कि ये जो एक्ट होगा, ये एक्ट मैं 6 अप्रैल से इसके लिए सत्याग्रह नेशनल लेवल पे स्टार्ट करूंगा। तो पहली बार आप देखोगे मेजर नेशनल कैंपेन जो गांधी जी ने चालू करी है, जो इंडिया में दिखेगा पहली बार, जो नेशनल लेवल पे जो इस तरह का सत्याग्रह चालू हुआ है, वो मतलब यही रॉलेट सत्याग्रह ही हुआ था। बाद में ये सस्पेंड कर दिया जाता है, वायलेंस और इसमें बढ़ जाता है इस वजह से। तो आप देखोगे कि ये चीज़ें जो थी अप्रैल में, 6 अप्रैल को हो रही हैं। ठीक है। और रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? रॉलेट एक्ट पास हुआ था 18 मार्च को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब सेंटर की काउंसिल से ये 18 एक्ट को एक्सटेंशन कर दिया था डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट जो था 1915 का। ठीक है। तो इसमें नो वकील, नो दलील, ऐसी सिंपल अरेस्ट था। किसी को भी अगर कोई भी शक होता है, शक के आधार पे अरेस्ट कर सकते थे। तो ड्रकोनियन लॉ था एक तरह का। तो उसके लिए अब देखो, अब गांधी जी उस समय थे बॉम्बे में, तो बॉम्बे से वो प्लान करते हैं कि हम दिल्ली जाएंगे और दिल्ली से फिर हम जाएंगे पंजाब। ठीक है। तो उनको वो पंजाब जाने का उनका प्लान था। लेकिन हुआ क्या कि उनको ब्रिटिशर्स को ये प्लान पता चलता है और फिर वो बात करते हैं जो दिल्ली में और जो पंजाब में। तो वो दिल्ली और पंजाब के जो ऑफिशियल्स थे वो मना करते हैं। वो कहते हैं कि अगर गांधी जी यहाँ आ गए तो फिर और कोई ना कोई बवाल हो जाएगा। ठीक है। तो उसकी वजह से गांधी जी को वहीं रोक दिया गया और गांधी जी फिर वो आ नहीं जाते हैं, चुपचाप बॉम्बे से अहमदाबाद चले जाते हैं। ठीक है। तो आप देखोगे जब जलियांवाला बाग मैसकर हुआ था तो गांधी जी वहाँ नहीं थे। गांधी जी कहाँ थे? गांधी जी अहमदाबाद में थे। ठीक है। तो 13 अप्रैल 1919 को ये जलियांवाला बाग मैसकर आप देखोगे कि जो क्यों होता है कि उस समय तो जो पंजाब था, पंजाब में तो गवर्नर का रूल लगा दिया था, इमरजेंसी लगा रखी थी, गवर्नर रूल चल रहा था, इस तरह की चीजें चलती थी, प्रोटेस्ट वोटेस्ट चल रहा था। असल में क्या था, गांधी जी जब जाना चाह रहे थे तो गांधी जी को जाने नहीं दिया, तो पंजाब की जनता ने वहां पे बहुत कुछ कुछ थाने वाने फूंक दिए थे और कुछ और ऐसा हुआ। तो उसकी वजह से इन्होंने इमरजेंसी लगा दी और लोगों को पता नहीं था। लोग बैसाखी का फेस्टिवल मनाने के लिए चले गए जलियांवाला बाग में और फिर बाद में आप देखोगे कि कैसे जनरल डायर ने वहाँ पे कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ठीक है। तो ये आप देखोगे 13 अप्रैल 1919 को ये इंसिडेंस हुआ था। ठीक है। अब आप देखोगे कि 1917 में मॉन्टेग्यू जो था, मॉन्टेग्यू ने पहले ही डिक्लेयर तो कर ही रखा था। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड या रिफॉर्म या इसको बोलो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है। ये एक आता है 1919 का रिफॉर्म आता है। ठीक है। तो आप ये देखोगे कि ये जो रिफॉर्म है इसने क्या किया था कि जो पहले जो पार्लियामेंट रिफॉर्म में ही इन्होंने सब कुछ किया है, खराब करने वाली चीजें। 1909 में पार्लियामेंटो रिफॉर्म में मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था। 1919 में सिखों को, क्रिश्चियन को, एंग्लो इंडियंस को, यूरोपियंस को, सबको इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया। ठीक है। लड़ाने के लिए कि सब आपस में लड़ मरे। ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म का नाम, और बोल क्या रहे हैं कि हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देंगे। कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब होता है कि जो जो इलेक्ट होके आते हैं लोग वो सरकार को गिरा सकते हैं, इस तरह का मतलब हुआ। कुछ रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पार्शियल लेवल पे बातें हुई थी, इस तरह का कुछ चीजें आपको देखने को मिलेंगी नहीं। ठीक है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है 1919 और 1935 में इन्होंने बात करी। तो 1935 में तो प्रोविंशियल लेवल पे इन्होंने ऑटोनॉमी दी थी।
थोड़ी सी प्रोविंस में। और प्रोविंस में 1919 में इन्होंने डिवाइड कर दिया था, प्रोविंस में सब्जेक्ट्स डिवाइड कर रखे थे। तो इस तरह से रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देने की कोशिश करी थी। आप याद रखिएगा 1919 दो बार आता है ना, तो इसमें इन्होंने ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट कोई बना दिए थे। रिजर्व गवर्नर के अंडर में होते थे, और जो ट्रांसफर सब्जेक्ट होते थे वहाँ के वो जो मिनिस्टर्स होते थे, लेजिस्लेटिव जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से, वो उनके उनके एडवाइस पे गवर्नर काम करता था। एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कहने को। और वो जो मिनिस्टर्स होते थे वो रिस्पॉन्सिबल होते थे जो वहाँ की प्रोविंस की लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी। तो ये सारी चीज़ें तो इंटरनल हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल, पार्शियल रिस्पॉन्सिबल कहने को, पार्शियल रिस्पॉन्सिबल। गवर्नर तो पावरफुल था ही, वीटो वीटो पावर थी उसके पास। तो जो करना होता था, मानना होता था मानता था, नहीं मानना होता नहीं मानता था। ठीक है, तो वो तो मैं जो और आप देखोगे कोई पार्टी भी उस समय लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रोविंशियल में मेजोरिटी में नहीं आती थी। तो वो जो भी मिनिस्टर होते थे वो चमचे की तरह रहते थे, वो चापलूसी करा करते थे गवर्नर की, कि गवर्नर जब तक चाहेगा तब तक वो मिनिस्टर बने, क्योंकि गवर्नर ही मिनिस्टर्स को नॉमिनेट करता था। जो जो प्रोविंस की जो मिनिस्ट्री होती थी वो गवर्नर ही नॉमिनेट करता था। तो आप देखोगे 1919 में सिर्फ प्रोविंशियल लेवल पर रिस्पॉन्सिबल बनाने की थोड़ी सी कोशिश करी, दिखावा किया है। ठीक है, और उसके बाद आप देखोगे 1935 में फिर उन्होंने ऑटोनॉमी दी है। तो इरिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के नाम पे सेंटर को रिस्पॉन्सिबल बनाने की कोशिश कर रहे थे, इस बार कर नहीं पाए, लेकिन इम्प्लीमेंट करने की बात करी थी, लेकिन हुआ नहीं, इनसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। ठीक है, 1919 में ये याद रखिएगा 18 मार्च को ये रॉलेट एक्ट पास हुआ था। और उसके बाद ये तो मैंने बता ही दिया आपको 6 अप्रैल को। और 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी आया था। और जो सबसे लड़ाने झगड़ाने वाली बात थी वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, और आप देखोगे कि लॉर्ड हार्डिंग उस समय, अगर गवर्नर वो वायसराय की बात करो कौन कौन थे, तो वायसराय आपको दिखेंगे दो। एक लॉर्ड हार्डिंग दिखेगा, ठीक है, और उसी के टाइम पे दिल्ली दरबार हुआ था तीसरी बार, इसी पे अटैक हुआ था। और दूसरा था ये चेम्सफोर्ड। ठीक है, ये 1916 से 21 5 साल रहा था, और ये 6 साल रहा था लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, तो आप देखोगे चेम्सफोर्ड के टाइम पे ही होम रूल लीग और रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग और खिलाफत आंदोलन और सहयोग या नॉन कॉपरेशन आंदोलन, ये सब इसी के टाइम पर हुए हैं। ठीक है, और आप देखोगे कि 1919 तो ये हो ही गया। ठीक है, आप देख रहे हो कि ये जलियांवाला जो मैसकर हो गया और रॉलेट एक्ट के उसमें। तो अब आप ये देखते हो कि 1920 के 4 सितंबर को ये बात हुई कि अब तो कोई मूवमेंट होना चाहिए। कांग्रेस ने बोला कि यार 1919 में भी इन्होंने धोखा दिया, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म का नाम लेके आए, और मतलब कुछ किया नहीं, कुछ हुआ नहीं, उससे कोई फायदा हुआ नहीं। ठीक है, और ये कह रहे थे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, लेकिन बेवकूफ़ बना के रख दिया। आप जब इस एक्ट के बारे में डिटेल में पढ़ोगे तो आप देखोगे बातें तो बड़ी अच्छी अच्छी करी हैं, लेकिन किया कुछ नहीं है, कहने की बातें हैं। ठीक है, कि काउंसिल में इतने मेंबर बढ़ा देंगे, प्रोविंशियल लेवल पे बात कर रहे थे कि, लेकिन कुछ कर नहीं पाए, उनसे हुआ नहीं। 1919 के एक्ट में आप डिटेल में देखेंगे तो आपको चीज़ें दिखेंगी। लेकिन ये कुछ चीज़ें याद रखिएगा कि 1909 में मुस्लिम को दिया था इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट। 1919 में 10 साल बाद इन्होंने सिखों, इंडियन क्रिश्चियन और एंग्लो इंडियन और यूरोपियन सबको दे दिया था। चेम्सफोर्ड ने, मॉन्टेग्यू ने इस तरह का काम किया था। ठीक है, अब 1920 में 4 सितंबर को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात आई। अब उस समय क्या था, मोहम्मद अली, शौकत अली जो थे खिलाफत आंदोलन में, वो खिलाफत मूवमेंट तो अपना चला ही रहे थे। 1919 से 24 के बीच ये चला था खिलाफत मूवमेंट। ये खलीफा से रिलेटेड था, खलीफत को खलीफा खिलाफत बोल दिया है इंडियंस कुछ लोगों ने। ठीक है, वो कैलिफट था, कैलिफट के लिए था कि ओटोमन एम्पायर। आपको मैंने पहले ही बताया कि किस तरह से जो ओटोमन एम्पायर की जो पदवी थी ये खत्म करी जा रही थी खलीफा की। तो उसके प्रोटेस्ट में ये सारे खिलाफत मूवमेंट चल रहा था। तो गांधी जी ये तो सपोर्ट कर ही रहे थे कि इस समय यूनिटी आ जाएगी हिंदू मुस्लिम में, अच्छा रहेगा। और नॉन कॉपरेशन, उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी चला दिया। ठीक है, इसी टाइम पे क्या कहते हैं, जो बाल गंगाधर तिलक हैं उनकी भी डेथ हो जाती है, अब देखोगे। ठीक है, तो 4 सितंबर को ये डेट याद रखिएगा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये स्टार्ट होता है। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में आप देखोगे कि लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। क्यों? क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से पहले ही जलियांवाला बाग मैसकर हुआ था। लोग सारे जब इंडिया में लोगों को पता चला तो ये चीज़ बहुत खुल गई, सब जगह पता चल गया कि किस तरह का काम मतलब किया गया है। ठीक है,
तो हिंदू तो जो भरे बैठे थे, सिख भरे बैठे थे, सब असहयोग, नॉन कॉपरेशन के, कोई कॉपरेट नहीं करेगा, ठीक है। तो आप देखोगे, आप भगत सिंह मूवी भी देखोगे तो उसमें भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जैसे भगत सिंह भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। उन्होंने, बच्चे थे फिर भी उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था कि गांधी जी ने बोला है कि हम 1 साल में आज़ादी दिला देंगे, अगर 1 साल अगर हमने कर लिया तो ऐसा नॉन कॉपरेशन। देखो 1920 में ये जो हुआ था 4 सितंबर को, ये बड़ा मतलब लोगों को इससे बड़ी उम्मीदें थी कि बोला गया था कि 1 साल में ही आज़ादी मिल जाएगी। तो ये आप 10 साल में जो मैंने बताया, ये 10 साल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकेंड, ये जो दूसरा डिकेड चल रहा है 20th सेंचुरी का, ये 10 साल आप याद रखिए कि क्या क्या खास बातें हुई हैं, ठीक है। और ये कहाँ नॉन कॉपरेशन पे छोड़ के ये चलता है। और 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था। उसी टाइम पे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज और होम रूल लीग और ये सब चल रहा था, और डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट तभी आया था। बाद में ही मैस्कर और ये दुनिया भर की चीजें चली हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं ये सेकेंड डिकेड में। अब आते हैं थर्ड डिकेड में। थर्ड डिकेड देखिए, अब 1920 में तो जैसे मैंने बता दिया आपको, ठीक है। उसके बाद आप 1922 में आप देखो, लोगों की उम्मीद तो बढ़ी हुई थी जो सेकेंड डिकेड में जो वो चला था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो अब लोगों को बढ़ा हुआ था कि अरे अब तो आज़ादी मिलेगी, लेकिन होता क्या है, तभी गोरखपुर में एक जगह चौरी चौरा, वहाँ पे एक इंसिडेंट हो जाता है कि वहाँ पे थाने में आग लगा दी जाती है, थोड़ा वायलेंस हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। उस वायलेंस में कुछ पुलिस वाले जल के मर जाते हैं बेटे सर। तो उसकी वजह से गांधी जी को बड़ा हर्ट होता है कि ये मतलब मैंने बोला था नॉन वायलेंस है, यहाँ पे वायलेंस हो गया। तो गांधी जी क्या करते हैं कि 5 फरवरी को ये इंसिडेंट्स होने की वजह से ये अपना जो मूवमेंट है ये वापस ले लेते हैं। अब आप सोचो, लोगों ने अपनी सरकारी नौकरियां छोड़ दी हैं, लोगों ने स्कूल छोड़ दिए हैं, लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सब छोड़ दी हैं, और उसी टाइम पे इस तरह की चीज़ें हुई तो चौरी चौरा इंसिडेंट में, तो आप देखोगे कि सब वहाँ पर सारी लोग, सब लोगों दुखी हो गए, ठीक है। सिर्फ एक इंसिडेंट की वजह से ये वापस हो गया, तो ये इम्पोर्टेंट इंसिडेंट है। और आप देखोगे कि मार्च के महीने में, इसी के मार्च के महीने में ये रॉलेट एक्ट जो था इसको रिपील कर दिया गया था, ठीक है। ये रॉलेट एक्ट जो है, वो जो रॉलेट एक्ट जिस पे बवाल चला था, मैस्कर वैस्कर हुआ, ये सब बंद हो गया, ठीक है। अब आप देखोगे कि गांधी जी को भी जेल में डाल दिया जाता है जब ये जो मूवमेंट होता है ना, ये सारी चीजें होने के बाद कि इन्होंने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया है, ठीक है। अब 1924 में आप देखोगे कि अब ये आप देखो, समझ सकते हो कि जब ये चीजें हुई होंगी, गांधी जी ने वापस लिया होगा, तो कितने लोग दुखी हुए होंगे इस चीज से। तो गांधी जी कुछ टाइम नहीं दिखेंगे आपको, ठीक है। काफी दिन तक आपको उनका रोल नहीं दिखेगा। अब आप देखते हैं 1924 में क्या हुआ कि एक हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, एक रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन बनी, ठीक है, HRA जिसको बोलते हैं। अब इसमें क्या था कि इसमें बहुत सारे लोग थे, नए मेंबर जुड़ रहे थे, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव थापर। अब ये लोग दुखी हो गए थे कि गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद कर दिया, इससे मिल चुकी हमको आज़ादी, अब हम लेंगे अपने तरीके से। तो HRA का फॉर्मेशन होता है 2 साल बाद, चौरा चौरी के, ठीक है, चौरी चौरा के 2 साल बाद ये होता है। उसके बाद 1925 में 9 अगस्त को, 9 अगस्त डेट याद रखिएगा, 9 अगस्त को काकोरी ट्रेन से रिलेटेड कॉन्स्पिरेसी तय होती है, कुछ करना है, ये डिटेल में आप पढ़िएगा, क्रोनोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से डेट याद रखिए। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कॉन्स्पिरेसी होती है। 1927, 2 साल बाद 20 मार्च के महीने में होता क्या है कि महद सत्याग्रह या चौतार तेरताले सत्याग्रह होता है। ये सत्याग्रह जो था ये BR अम्बेडकर ने लीड किया था, और 20 मार्च 1927 को टू अलाउ अनटचेबल्स टू यूज वाटर इन पब्लिक टैंक। ये एक सत्याग्रह देगा कि जो अनटचेबल्स के लिए था कि पब्लिक टैंक नहीं यूज करने दे रहे थे लोग, तो उसके लिए ये चलाया था BR अम्बेडकर ने, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे 1927 के नवंबर में हुआ क्या कि एक साइमन कमीशन अपॉइंट किया। अब आप सोचोगे साइमन कमीशन कहाँ से आया, तो हुआ क्या था कि जो 1917 में जो मॉन्टेग्यू ने वो डिक्लेरेशन दिया था कि 1919 में एक एक्ट आएगा, ऐसा हम चाहते हैं रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो उस समय उसने ये भी बोला था कि 10 साल के बाद, मतलब 1919 से 1929 में एक कमीशन जो होगा वो रिव्यू करेगा ये चीज़ों को कि हमने जो ये एक्ट बनाया है 1919 का कितना सही है, ठीक है। उसके बाद अगला हम एक्ट बनाएंगे। तो उसके
उसके लिए उन्होंने एक साइमन कमीशन, साइमन नाम का बंदा था, उस साइमन नाम के बंदे को कमीशन एक बनाया, और ये जो डिसाइड तो था ही 1919 में। और ये साइमन कमीशन में आप देखोगे कि ये इम्पोर्टेंट है, 1927 में ये अपॉइंट हुआ था, लेकिन इंडिया में ये 1928 में आया था। ठीक है, दोबारा फिर आता है 1929 में। तो आप देखोगे जब साइमन कमीशन आता है तो बड़ा प्रोटेस्ट होता है। 1928 में लाला लाजपत राय भी बहुत लाहौर में प्रोटेस्ट करते हैं कि साइमन कमीशन का प्रोटेस्ट क्यों होता है, क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन लिया ही नहीं, इन्होंने सब ब्रिटिशर ही थे। तो अब बात आती है कि आप बात कर रहे हो, हमको कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने की बात हो रही है कि इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात कर रहे हो आप, ठीक है, हमारी डिमांड चली रही है, और आप हमसे ये कह रहे हो कि मतलब सब ब्रिटिशर ही ले रहे हो, इंडियंस कोई ले नहीं रहे हो। तो उनका क्या कहना था, ब्रिटिशर्स ने अपनी सफाई दी, अरे हमें ये लगता है कि इंडियंस लोग कैपेबल नहीं है अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। क्यों नहीं कैपेबल है, क्योंकि आप लोग आपस में लड़ते रहते हो कम्युनल लेवल पे, आप देखोगे कास्ट के बेसिस पे, और ये सारी चीज़ें आपस में लड़ते रहते हो, तो आप ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं पाओगे, आपके बस का नहीं है जो सबको खुश कर सके। तो इस तरह की बात कर दी 1927 में ये बात हुई। ठीक है, तो ये आप देखो कि साइमन कमीशन का अपॉइंटमेंट तब होता है। ठीक है, अब वो इंडिया आते हैं बाद में, कब आते हैं साइमन कमीशन, ये देखना 1928 में क्या होता है कि ये जो एचआरए था, इसका नाम बदल के एचएसआरए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बना दिया जाता है। ठीक है, अब ये होता क्या है, रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था, ऑल्सो नोन एज द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, स्टेब्लिश इन 1928। 1928 में फिरोज शाह कोटला नई दिल्ली में ये बनाया गया। चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खां, भगत सिंह, सुखदेव थापर, योगेश चंद्र चटर्जी, ये लोगों ने मिलकर एचएसआरए बनाया। तो ये चीज़ें आपको ये याद रखने की जरूरत है कि क्या डेट वाइज क्या क्या 10 सालों में क्या चल रहा था। तो ये एचएसआरए चल रहा है। तभी आप देखोगे एक बारदोली सत्याग्रह भी हुआ था 1928 में, वल्लभ भाई पटेल ने लीड किया था, इसमें गुजरात में हुआ था। ये भी सत्याग्रह वही किसानों का वाला था। ठीक है, तो बाद इसमें टैक्स वैक्स बढ़ गया था, तो उन्होंने बोला था टैक्स कम करने के लिए। ठीक है, 22% टैक्स बढ़ा रखे थे जो ब्रिटिशर्स से। तो अब ये तो बारदोली सत्याग्रह 1928 की एक इम्पॉर्टेंट घटना थी। इसी के बाद इनको सरदार पटेल को सरदार की उपाधि भी मिली थी। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल को। और उसके बाद देखोगे साइमन कमीशन 1928 में 1928 में साइमन कमीशन इंडिया आता है। ठीक है, अब इसी प्रोटेस्ट होता है साइमन कमीशन का, उसी में लाठीचार्ज होता है। तो 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है। अब आप देख रहे हो एचएसआरए बन चुका है, लाला लाजपत राय की डेथ हो गई। एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, सबके फेवरेट थे, और उनकी हो गई डेथ। तो होता क्या है कि दिसंबर, अब ये चीज चल रही है यहाँ पे, आप देखो एचएसआरए वाले क्या सोच रहे होंगे, बदला लेने की सोच रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे कांग्रेस क्या सोच रही है, कांग्रेस ये सोच रही है कि दिसंबर 19 उन्होंने ये बोल दिया हमसे कि आप लायक नहीं हो, तो उन्होंने खुद से बनाना चालू किया। नेहरू रिपोर्ट एक बनाई मोतीलाल नेहरू ने, तो दिसंबर 1928 में नेहरू रिपोर्ट सबमिटेड इन कैलकाटा सेशन। कैलकाटा के जो कांग्रेस का जो कलकत्ता का सेशन हुआ था 19 दिसंबर 1928 में, उसमें नेहरू रिपोर्ट सबमिट की गई, और ये रिपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को दी गई, और 1 साल का अल्टीमेटम दिया गया था उनको कि काम करना 31 दिसंबर 1929 तक इसको लगा देना, मतलब नया इसको इम्प्लीमेंट कर देना। नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की बात करी थी, तो बहुत लोग खुश नहीं थे। अब देखोगे डोमिनियन स्टेटस मांग रहे थे ये। ठीक है, और डोमिनियन स्टेटस का मतलब आप समझो ऐसा होता है कि डिफेंस और ये जो फाइनेंस और ये सारी चीज़ें ब्रिटिशर ही संभालेंगे, और बाकी जो चीज़ें हैं वो इंडिया सेल ऑटोनोमस टाइप का हो जाएगा, सेल्फ गवर्नमेंट होगी वहाँ पे। लेकिन ये डिफेंस और ये सब बाहर, सोवरेंटी पूरी तरह से नहीं आएगी एक तरह से। डोमिनियन स्टेटस का ये मतलब होता है। ठीक है, तो आप देखोगे तो बहुत लोग नाराज भी थे नेहरू रिपोर्ट में इस तरह की बात करते हैं, ये भी नाराज हो गए अच्छे सारे वाले। अभी हमने भगत सिंह मूवी में देखोगे तो उसमें ये बोलते भी हैं कि पूर्ण स्वराज की बात ये करते हैं कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। तो आप देखते हो उस मूवी में ऐसे जवाहरलाल नेहरू फिर 1929 में जो लाहौर का सेशन होता है उसमें वो बोल देते हैं कि हमें भी, तो वो अपना चेंज कर देते हैं, पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करने लगते हैं। ठीक है, पूर्ण स्वराज। और स्वराज की मांग 1906 में करवा हुई थी, एक्सट्रीमिस्ट के इन्फ्लुएंस में आके
दादा भाई नौरोजी ने ये 1906 के जो कांग्रेस का सेशन था ना, जो मैंने बताया था आपको कि 1906 में फाइट हो जाती, लेकिन दादा भाई नौरोजी आ गए बीच में, तो उसकी वजह से उसमें स्वराज आया था। लेकिन स्वराज का मतलब ये अभी तक वही समझ रहे थे और डोमिनियन टाइप का, लेकिन अब यहाँ पे बात आई है डोमिनियन नहीं है, अब यहाँ पे बात आ रही है कंप्लीट इंडिपेंडेंस की। तो 1929 में ये चीज़ पहली बार हुई। उसके बाद 31 दिसंबर 1929 में आप देखोगे कि पहली बार इंडिया का फ्लैग भी होस्ट मतलब किया गया था, फ्लैग फहराया था रावी नदी के किनारे। ठीक है, 1929 के लाहौर सेशन के बाद। ठीक है, अब ये चीज़ें चल रही हैं। अब देख रहे हो 1928 में नेहरू रिपोर्ट बना दी है, और साइमन की रिपोर्ट अभी बनी नहीं थी पूरी तरह से, कमीशन तो अपॉइंट हो गया था। फिर 1929 में फिर साइमन दोबारा जाते हैं, फिर वो साइमन अपनी रिपोर्ट बनाते हैं। ठीक है, तो आप देखो अभी वो रिपोर्ट जाएगी ब्रिटिश पार्लियामेंट में, दो तरह की रिपोर्ट रहेंगी, एक रिपोर्ट रहेगी नेहरू रिपोर्ट, एक रहेगी साइमन की रिपोर्ट। अब ये नेहरू रिपोर्ट से खुश नहीं थे जिन्ना। अब जिन्ना भी अपना उनको पाकिस्तान और ये जो अलग अलग, वो तो अलग ही चीज़ मांग रहे थे कि हमको अलग से देना चाहिए, हमको अलग बनाना है। ठीक है, अलग राष्ट्र चाहिए, कुछ अलग बनाओ। पाकिस्तान का नाम नहीं आया था, ठीक है, पाकिस्तान नाम नहीं, लेकिन हमको अलग देश चाहिए, कंट्री चाहिए, पार्टीशन की बात कर रहे थे वो। ठीक है, तो आप देखोगे कि 9 मार्च 1929 को जिन्ना ने भी अपना 14 पॉइंट फॉर्मूला बना लिया था। 14 पॉइंट फॉर्मूला उन्होंने बनाया, जैसे नेहरू रिपोर्ट थी वैसे ही इन्होंने जिन्ना ने अलग अपना मुस्लिम लीग के हिसाब से बना दिया। तो होता क्या है 1929 में, इन 8 अप्रैल 1929 अप्रैल 8 1929 को सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब फेंकते हैं भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। अब ये याद रखो, नेहरू रिपोर्ट और ये सब चल ही रहा था उसी टाइम पे 1929 में। ये जो बात हो रही है अप्रैल में, ठीक है, मतलब दिसंबर में 1929 में कांग्रेस सेशन ज़्यादातर दिसंबर में ही हुए हैं। ठीक है, तो अब दिसंबर से पहले ही अप्रैल में देखो कि सेशन हुआ नहीं है कांग्रेस का, और इन्होंने असेंबली में बम फेंक दिया, और ये वहाँ से भागे नहीं, और वहीं पे बनाए ताकि लोग बात अपनी रख सकें। तो वहीं पे पूर्ण स्वराज और ये सब बातें खुली। तभी 1929 के लाहौर सेशन में भी पूर्ण स्वराज की बातें आई कि इस लोग यही मांग रहे हैं। तो इस तरह के दावे दावा, और ये 1929 के लाहौर सेशन में ये था कि आप 26 जनवरी 1930 से हम बनाएंगे अपना जो गणतंत्र दिवस टाइप। ठीक है, सो तो ये आप देखोगे कि ये जो ये आपका पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन हो गया 1929 का लाहौर सेशन। ये कब हुआ था? 19 दिसंबर को हुआ था। ठीक है, ये आप चीज़ें देख रहे हो। उसके बाद क्रोनोलॉजी पे आते हैं 1930 में। अब 1930 में क्या हुआ कि दांडी मार्च, अब ये बात हुई कि यार मूवमेंट एक और होना चाहिए बड़े लेवल पे। ठीक है, क्योंकि अब मूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि मान रहे नहीं है, नेहरू रिपोर्ट को डिनाई कर दिया है। देखो कांग्रेस क्या करती थी, कांग्रेस के सेशन में आप देखोगे जैसे इनकी कोई बात होती थी या इनका कोई एक्ट होता था, ठीक है, मान लो उनकी उम्मीदें हैं कि अब कुछ अच्छा आएगा, अब कुछ अच्छा आएगा, लेकिन जब वो नहीं अच्छा आता था तो वो कोई मोमेंट आता था। तो आपको मोमेंट जब याद रखना हो कब आया है, तो आप वो या ये याद रखना है क्यों आया है, तो आप ये समझिएगा कोई ना कोई उनका एक्सपेक्टेशन रही थी कि अभी कोई एक्ट आएगा उसमें हमारी चीज़ें मानी जाएंगी, या अभी कोई हमने कोई चीज़ दी है कि आप ये करो और उन्होंने नहीं माना तो हम मूवमेंट चालू कर देंगे, प्रोटेस्ट। ठीक है, तो इस तरह के जो चीज़ें आप देखोगे कि ये साल्ट सत्याग्रह, आप जो गांधी जी थे उन्होंने दांडी मार्च एक चालू किया 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930 तक ये दांडी मार्च चला। ठीक है, तो वो अपने साबरमती आश्रम से लेके दांडी तक गए थे। और साल्ट उनको लगा था कि कोई एक डिसओबीडियंस हम मूवमेंट चालू करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसमें हम क्या करें कोई कानून। तो उनको सॉल्ट का जो लॉ लगा, सॉल्ट का एक्ट की टैक्स सब बहुत ज़्यादा था, 50 60 70% टैक्स था, समझिए आप। तो उस समय उन्होंने बोला कि टैक्स जो सॉल्ट है तो सब यूज़ करते हैं, चाहे अमीर हो गरीब हो, तो इसको लेके चलते हैं। तो सॉल्ट से रिलेटेड आप देखोगे ये मतलब चालू होता है सत्याग्रह, कि वो जाके एक मुट्ठी नमक बनाते हैं जाके दांडी मार्च में, और वहीं पे जाके और ये जो होता है कि वो नमक कानून तोड़ देते हैं। ठीक है, बिगिंस विद दांडी मार्च बिकॉज नेहरू रिपोर्ट एक्सेप्ट नहीं हुई थी, इस वजह से ये सारी चीज़ें हुई थी। ठीक है, और आप ये देखोगे
कि उसके बाद ये साइमन इन्होंने ये भी एक रेड डालने के लिए भी एक जगह बोला था, तो वहाँ पे उससे डालने से पहले ही इनको अरेस्ट भी कर लिया था गांधी जी को। ठीक है, इन्होंने और भी बोला था अब इस समय दांडी मार्च के तुरंत बाद ये एक रेड डालने की बात कर रहे थे, तो इनको कि जहाँ पे साल्ट वॉक होता था, तो वहाँ पे उससे पहले अरेस्ट कर लिया था इनको गांधी जी को। ठीक है, तो ये क्रोनोलॉजी आप समझो। उसके बाद आप देखो साइमन कमीशन ने क्या करा, पब्लिश कर दी अपनी रिपोर्ट मई 1930 में। ठीक है, साइमन कमीशन ने रिपोर्ट अपनी पब्लिश करी। उसके बाद आप देखोगे 1930 में ही एक चित्तागोंग आर्मरी रेड भी हुई है। ठीक है, ये अलग रेड है, इंपॉर्टेंट है। अब जब देखो सब जब ये चल रहा था सिविल डिसोबीडियंस, उसी टाइम में चित्तागोंग आर्मरी रेड भी चल रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तो डेट याद रखो। अब होता क्या है, 1930 में विद रिपोर्ट ऑफ साइमन कमीशन, रिपोर्ट तो आई गई साइमन कमीशन की। अब बात होती है कि डिस्कशन करते हैं हम। ठीक है, अब डिस्कशन में क्या होगा कि इन्होंने किया कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में करने के ये प्लान किया कि हम करेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो अब ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हो रही थी, कांग्रेस वो अटेंड करेगी नहीं। कांग्रेस कैसे अटेंड कर लेगी, एक तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है चला रखा है इन्होंने, इतने बड़े लेवल पे चल रहा है, तो वो कैसे मतलब घुस सकते हैं, नहीं घुस सकते। तो राउंड नेगोशिएशन टेबल पे और नहीं गए, कांग्रेस ने अटेंड नहीं किया था फर्स्ट राउंड टेबल। और सबसे बड़ी जो पार्टी आप समझोगे उस समय कांग्रेस ही थी, और कांग्रेस ही नहीं अटेंड कर रही, तो आप समझ रहे हो कोई रिजल्ट तो निकला नहीं होगा फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का। ठीक है, तो ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गया लंदन में। अब ये मैं बता दूं गवर्नर कौन कौन रहे, वो सॉरी वायसराय कौन कौन रहे हैं, तो लॉर्ड रीडिंग रहा है, लॉर्ड इरविन। अब रीडिंग 1921 से 26 के बीच था। ठीक है, 1921 से 26 स्वराज पार्टी भी फॉर्म हुई थी, और एक ये चौरी चौरा इंसिडेंट भी प्लेस हुआ था। ठीक है, 1926 में। आप ये देखोगे नहीं, 1921 से 26 के बीच में ये हुए, दो चीज़ें हुई थी, स्वराज पार्टी बनी थी और एक ये चौरी चौरा इंसिडेंट भी हुआ था। अब 1921 अब स्वराज पार्टी और ये सब क्यों बना है, ये आप चीज़ें जब देखोगे, ये स्वराज पार्टी अब देखोगे, जो स्वराज पार्टी थी ये हुआ क्या था। आप देखो चौरा चौरा, जैसे ये चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ 1922 में, नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट था ये तो वापस ले लिया गांधी जी ने। अब ये जो कांग्रेस के लोग हैं, अभी कुछ तो डिसएग्रीमेंट तो होगा ही। अब कुछ चाहते थे कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो चले, और कुछ चाहते थे कि लेजिस्लेचर बॉयकॉट हो जाए, और ये जो इलेक्शन हो रहे हैं 1923 में इलेक्शन हो रहे हैं, 1919 में जो आया था ना उसमें इलेक्शन की बातें थी कि प्रोविंशियल लेवल पे, कि प्रोविंशियल लेवल पे इलेक्शन होंगे, लोग आएंगे फिर, तो इस तरह से रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, इलेक्ट होके आएंगे। तो ये कुछ थे कि वो जो कह रहे थे कि लेजिस्लेचर का बायकॉट हो, 1919 का एक्ट जो है वो बिल्कुल बेकार है। ठीक है, तो आप देखोगे कि नॉन गवर्नमेंट ये तो हो ही गया है बेकार। और जो बाकी लोग थे, और जो बाकी लोग आप देखोगे कि वो तो बाइकआउट कर रहे हैं कि जो लेजिस्लेचर में है वो नहीं जाना चाहिए हमको। तो आप देखोगे जैसे राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल और ये जो राजगोपालाचारी हैं, ये उनको नोट चेंजर भी बोला गया है। ये मतलब कुछ चाह नहीं रहते, ये तो मतलब नॉन कॉपरेशन तो वैसे ही वापस ले लिया गया, और ऊपर से लेजिस्लेचर में भी नहीं जाना चाह रहे हैं। अब तुम 10 साल तक कुछ होना है नहीं, तो आप वो बैठे बैठे करोगे क्या। तो और जो कुछ थे जो चाह रहे थे कि हम लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक काम करते हैं, इलेक्ट होके जाते हैं, फिर अंदर से हम इनको परेशान करेंगे। तो ऐसे लीडर्स में सी आर दास थे, मोतीलाल नेहरू थे, श्रीनिवास अयंगर थे। तो उन्होंने क्या किया कि 1922 में जो गया सेशन हुआ था कांग्रेस का, जो सी आर दास थे उस समय प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वहाँ पे उस सेशन में, तो उन्होंने एक प्रपोजल एंटर किया कि एक काम करते हैं हम लेजिस्लेचर में एंटर करते हैं जो प्रोविंशियल लेवल पे है। तो अब प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में एंटर होने के लिए लेकिन ये प्रपोजल डिफीट हो गया लोगों का, हम बायकॉट कर रहे हैं। तो ये लोगों ने क्या किया, किसी आगे ऐसे बैठे बैठे होगा क्या। तो अब उस चक्कर में आप देखोगे कि कुछ कांग्रेस, तो ये कांग्रेस ने अब जैसे भगत सिंह और ये सब तो आ ही रहे हैं सामने, तो काकोरिया ये सब चल रहा है, तो कांग्रेस भी अपना वहाँ पे सी आर दास जो थे इन्होंने और मोतीलाल नेहरू ने अलग करके एक स्वराज पार्टी बना ली थी। स्वराज पार्टी में क्या करते थे कि ये सी आर दास प्रेसिडेंट बन गए थे और मोतीलाल नेहरू सेक्रेटरी बन गए थे। और जो उसके जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे स्वराज पार्टी के, उसमें एनसी केलकर, हुसैन सईद, सोहरावर्दी एंड सुभाष चंद्र बोस, और ये सब भी इसमें थे।
ठीक है। और ये स्वराज पार्टी में, और स्वराज पार्टी जो इसका नाम था द कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी और स्वराज पार्टी। ये इसका जो पर्पस था, इसका था अटेनिंग डोमिनियन स्टेटस। और ये चाह रहे थे कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने का मौका मिले, ये चाह रहे थे हमें ब्यूरोक्रेसी में कंट्रोल मिल जाए, और फुल ऑटोनॉमी चाह रहे थे प्रोविंशियल के लिए, और सेल्फ रूल तो चाह ही रहे थे। और वो बोल रहे थे गवर्नमेंट मशीनों को कंट्रोल करने की पावर मिल जाए, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर लेबर को ऑर्गेनाइज करना चाह रहे थे, लोकल और म्यूनिसिपल बॉडीज को कंट्रोल करना चाह रहे थे, और ये वो चाह रहे थे कि प्रोपेगेंडा कर सकें बाहर और कंट्री के। ठीक है। और फेडरेशन ऑफ एशियन कंट्रीज टू प्रमोट ट्रेड एंड कॉमर्स। और ये सब चीज़ें अब क्या कर सकते हैं, अब जो ये सारी चीज़ें हैं अब अंदर घुस के ही कर सकते हैं। लेकिन गांधी जी एंड बोथ द प्रो चेंजर्स एंड नो चेंजर्स रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ पुटिंग अप ए यूनाइटेड फ्रंट इन ऑर्डर टू गेट रिफॉर्म्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब ये जो लोग थे, चाहे वो नो चेंजर रहे हों चाहे प्रो चेंजर रहे हों, इन्होंने मतलब ये चाहते थे रिफॉर्म तो करना चाहते, सिग्निफिकेंट तो है ही। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट स्वराजिस्ट वुड कंटेस्ट इलेक्शन एज ए सेपरेट ग्रुप विद इन द कांग्रेस पार्टी। तो ये जो थे स्वराजिस्ट जो रहेंगे, ये कांग्रेस पार्टी की तरह एक सेपरेट ग्रुप की तरह अलग से ये करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। स्वराज पार्टी ने किया क्या कि 42 सीटें 104 सीटों में ये जीत गए 1923 में, और वो भी सेंट्रल लेजिस्लेचर में। मायने रखता है, नेशनल लेवल की पार्टी सेंट्रल लेजिस्लेचर में जीत गई। स्वराज पार्टी 142 आउट ऑफ 104 सीट्स टू द सेंट्रल लेजिस्लेचर इन 1923। और जो पार्टी का जो पर्पस था वो था कि हम डेडलॉक बना देंगे, जब भी कोई ये कलाएंगे तो हम रोक लगा देंगे। दे बॉयकॉटेड ऑल ऑफिशियल फंक्शन एंड रिसेप्शन हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। तो वो अपने ग्रीवेंस और ये सब चीज़ें भी लेजिस्लेटिव असेंबली में ये सब बताते रहते थे। और आप देखोगे जो स्वराजिस्ट थे विट्ठल भाई पटेल, वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 1925 में स्पीकर बने थे। कितनी बड़ी बात है। दे आउट वोटेड द गवर्नमेंट मैनी टाइम्स इवन इन मैटर्स रिलेटेड टू बजटरी ग्रांट्स में भी आउट वोट कर जाते थे कई बार। और दे वर एबल टू डिफीट द पब्लिक सेफ्टी बिल इन 1928। 1928 में एक पब्लिक सेफ्टी बिल आना था, उसको डिफीट कर दिया था इन्होंने। और उन्होंने मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म की कमियों को जाहिर कर दिया था। और उन्होंने सेल्फ रूल और सिविल लिबर्टीज में भी बड़ी स्पीच देते थे। ठीक है। लेकिन ये मैं कुछ कमियां बोलोगे कि ये क्या था कि ये कोऑर्डिनेशन की थोड़ी कमी इसमें मिलेगी। और आप ये देखोगे कि इसमें दो तरह के लोग स्वराजिस्ट के अंदर ही बट गए थे, और जैसे कि रिस्पॉन्सिविस्ट थे और नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट थे। तो रिस्पॉन्सिविस्ट में कौन थे? मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, एनसी केलकर। वो चाहते थे, वांटेड टू कोऑपरेट विद गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से कोऑपरेट करना चाहते थे और ऑफिस होल्ड करना चाहते थे। जबकि नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट में थे मोतीलाल नेहरू, जो विड्रॉ फ्रॉम लेजिस्लेचर इन 1926, जो कि वो चले गए कि 1926 में उन्होंने विड्रॉ कर लिया था। ठीक है। विड्रॉ फ्रॉम लेजिस्लेचर 1926। तो ये दो तरह के। और पार्टी जो थी वो मतलब वीक हो रही थी जब 1926 में आप देखोगे इलेक्शन में, और एज ए रिजल्ट और अच्छा परफॉर्म नहीं किया उन्होंने 1926। असल में होता क्या था, ये सेंट्रल लेजिस्लेचर जो था ना, 3 साल में इलेक्शन होते थे इसमें, तो 3 साल में इन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। द पार्टीज फेलियर टू सपोर्ट द पीजन कॉज इन बंगाल लेड टू ए लॉस ऑफ सपोर्ट ऑफ मैनी मेंबर्स। और बंगाल में भी ये सपोर्ट नहीं कर पाए पीजन के, जो गरीब लोग बंगाल में फेमाइन माइन आते रहते थे। तो ये आगे बाद में आप देखते हो, ये पार्टी जो है 1930 में कांग्रेस में ही मर्ज हो जाती है। तो ये स्वराज पार्टी, एक कांग्रेस ने बैठे बैठे ये भी करा था कि हम कुछ करते हैं, तो ये बैठे बैठे स्वराज पार्टी बनी उसी से, और इलेक्शन के थ्रू कुछ करने की कोशिश करी, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। ठीक है। बहुत सारी कमियां आपको देखने को मिलेंगी कि और जो आप देखोगे, और बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें कमियां देखने को मिलती हैं। और जो रामास्वामी अयंगर थे, वो तो पब्लिक अकाउंट कमेटी के, आप सोचो, मेंबर थे। ठीक है। और पब्लिक अकाउंट कमेटी आजकल के डेट में आप देखोगे, जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है ना, तो वो पब्लिक का अकाउंट जो वो रिपोर्ट देता है पार्लियामेंट के पास, जो वो रिपोर्ट जाती है बाद में, तो वो पब्लिक अकाउंट कमेटी ही देखती है उस रिपोर्ट को। तो और ये सारी चीज़ें आप देखने को मिलेंगी। और सी आर दास जो थे, उनकी डेथ भी हो गई 1925 में, तो उससे भी मतलब पार्टी जो थी वो वीक हो गई थी कुछ हद तक। तो ये सारी चीज़ें आप देखोगे कि किस तरह से ये 10 साल में ये सब चला है। ठीक है। अब इसके बाद 30 से 40 में अब देखिए क्या चलता है।
अब आप देखो कि 1931 से 1940 के बीच में अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फर्स्ट तो हो चुका, अब उसमें कांग्रेस आई नहीं। तो अब गांधी और इरविन एक पैक्ट होता है 1931 में, 5 मार्च को होता है। ये इसलिए होता है कि यार कैसे कन्विंस किया जाए। तो होता है कि एक काम करो, आप जो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन या सिविल डिसोबीडियंस चलाया है ना, इसको रोक दो। तो ये रुकता तो है नहीं, तो गांधी जी ये कन्विंस करा जाता है इनको कि मान जाओ। तो फिर कन्विंस करते हैं बातों में, कहते हैं आओ तो कॉन्फ्रेंस में, तो ये कॉन्फ्रेंस में बुलाते हैं। तो अब कॉन्फ्रेंस में फिर गांधी जी जाते हैं कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हुए। तो अब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी को देखोगे, ठीक है, 5 मार्च, ये 5 मार्च को हुआ था गांधी इरविन पैक्ट। अब उसके बाद देखोगे कि लाहौर कॉन्स्पिरेसी भी इसी टाइम पे आपके सामने आती है कि देखो भगत सिंह ने असेंबली में बम तो फेंक ही दिया है, ठीक है, अब उनका केस वहाँ चल रहा है, तभी उनके ऊपर केसेस पर ढूंढे जा रहे हैं और बड़े बड़े कि और भी कुछ किया होगा, तभी एक लाहौर कॉन्स्पिरेसी खुल के सामने आ जाती है। लाहौर कॉन्स्पिरेसी क्या थी कि जो सैंडर्स था वो वो गलती से मर गया, असल में मारना चाह रहे थे जेम्स स्कॉट को। जेम्स स्कॉट वही आदमी था जिसने लाला लाजपत राय पे लाठी मार चलाई थी। अब देखो मैंने बताया था ना आपको 1928 में जब लाला लाजपत राय पे लाठी पड़ रही है, तो उस समय बदला लेने का प्लान तो चल ही रहा होगा ना। तो ये भगत सिंह का ये प्लान तो चल ही रहा था। तो बाद में उनको एक आई विटनेस मिल जाता है, तो वो क्राउन विटनेस बन के वो फंसा देता है। आपने मूवी में भी देखा होगा लाला उसमें भगत सिंह में कि किस तरह से लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में भी फंस जाते हैं जो भगत सिंह है। उसके बाद आप देखते हो कि गांधी इरविन पैक्ट हुआ, तो भगत सिंह को ये फांसी की बात तो डिक्लेयर हो ही गई थी पहले ही कि फांसी दी जाएगी। तो अब आप देखते हो कि इसीलिए बाद में ये भी बात आपने मूवी में भी देखी है कि लोग बोलते हैं कि गांधी इरविन पैक्ट में चाहते तो गरज थी उनकी इरविन की, तो चाहते तो ये कह देते कि फांसी जो है वो रोक दी जाए। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि गांधी इरविन पैक्ट में जो लीडर्स थे उनको छुड़वा लिया कि जेल में है, जो कांग्रेस के लीडर्स हैं जेल में, उनको छोड़ दो और ये सब चीज़ें। लेकिन आप देखोगे कि लोगों को शिकायत ये रही कि उन्होंने मतलब भगत सिंह का नाम ज़्यादा इंसिस्ट किया नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप देखो 1931 में सेकंड में। और उसके बाद 1931 में ये लौट के आए, जैसे आते हैं गांधी इरविन पैक्ट तो बेकार था, कम्युनल बेसिस पे सब चल रहा था। कम्युनल सबको चाहिए सेपरेट इलेक्टोरेट, सब कम्युनल बेसिस पे चाह रहे हैं, डिप्रेस क्लासेस अलग सब कुछ मांग रहे हैं। तो अब इनका हो गया मूड खराब, गांधी जी आए तो ये कह रहे थे मैं फिर से करूंगा सेकेंड फेज सिविल डिसोबीडियंस का, तभी अरेस्ट कर लिया, इनको उठा लिया। ठीक है, तो ये आप देखोगे कि इनको भी जेल में बंद कर दिया गांधी जी को। उसके बाद 1931 में आप देखोगे 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दे दी गई थी और शहीद हो गए वो। 1931 में फिर थर्ड राउंड टेबल का जो सॉरी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो था वो तो फेल हो ही गया। जैसे सेकेंड गांधी इरविन पैक्ट तो हो ही गया, उसके बाद तो ये फांसी भी दे दी गई। इरविन पैक्ट पे आप देखोगे कि ये फांसी के लिए बात कर सकते थे, इन्होंने नहीं करी। 23 मार्च को हुआ क्या कि मतलब फांसी दे दी गई। उसके बाद 1931 में आप देखोगे जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा है वो अब तो कांग्रेस को मना लिया है, तो गांधी जी अब जाएंगे 7 सितंबर से लेके 1 दिसंबर के बीच चला था ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। गांधी जी इसमें गए थे लेकिन बात बनी नहीं, तो ये फिर वापस आ गए और वापस आते ही इनको अरेस्ट कर लिया गया यहाँ पे कि कहीं फिर से ना ये अपना मूवमेंट स्टार्ट कर दें। तो हुआ क्या 1932 में फिर 16 अगस्त को ये कम्युनल अवार्ड बाय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनाल्ड, और रामसे मैकडोनाल्ड जो थे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने 16 अगस्त को, याद रखिएगा ये डेट, कम्युनल अवार्ड डिक्लेयर कर दिया। कम्युनल अवार्ड का मतलब था कि सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया डिप्रेस क्लासेस और अदर माइनॉरिटीज जो SC ST, ठीक है, SC को माइनॉरिटी मतलब जो थे उनके लिए ये जब सेपरेट इलेक्टोरेट दिया तो गांधी जी को उस समय पुणे में यरवड़ा जेल में इनको बंद कर रखा था। ठीक है, तो गांधी जी को ये बात पता चली तो गांधी जी वहां से फिर स्टार्ट कर देते हैं आमरण अनशन अपना। तो फिर उनके दब फिर सब लोग को लगता है यार गांधी जी को कुछ हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो आप देखोगे कि
फिर आगे चल के पूना पैक्ट भी फिर होता है, भीमराव अंबेडकर जाते हैं वहाँ पे, उनको बड़े बड़े जो लोग होते हैं, लीडर्स होते हैं, वो समझाते हैं कि अरे वो गांधी जी की तबीयत बिगड़ रही है, तो फिर वो जाते हैं पुणे में यरवटा जेल में जाते हैं, इसीलिए इसका नाम पूना पैक्ट है। ठीक है, तो आप देखना कि 24 सितंबर को ये भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जाते हैं और पैक्ट साइन होता है कि ठीक है, भीमराव अंबेडकर इससे मना कर देते हैं, ठीक है हम सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए, फिर रिजर्वेशन या जो भी सीट्स की बात होती है, पूना पैक्ट की डिटेल में आप जाइएगा कि उसमें क्या 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 टर्म्स एंड कंडीशंस थे कि कितनी सीट्स होंगी, क्या होंगी। उसके बाद आप देखते हो कि 1932 में ही 17 नवंबर से लेकर 24 दिसंबर के बीच में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। अब इसमें कांग्रेस तो इनवाइट की नहीं जाती, क्योंकि कांग्रेस का तो आप कांड जान ही रहे हो, सब जेल में है, अरेस्ट है। ठीक है, तो इस वजह से, और जिन्ना भी नहीं जाते हैं इसमें। ठीक है, 1935, अब उसके बाद 32 के बाद आप देखोगे 1933 में व्हाइट पेपर ये आता है इन तीनों कॉन्फ्रेंस का, और फिर 1935 में एक एक्ट बना दिया जाता है अगस्त में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो एक्ट है ना, इस एक्ट से बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब काफ़ी हद तक मिलता जुलता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस एक्ट से। और इस एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जब हमको ये इंडिपेंडेंस मिली थी ना, तो जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था तब तक यही एक्ट चल रहा था ब्रिटिश प्रोविंसेस में, इसी एक्ट से रूल किया जा रहा था, सेम ऐसा ही प्रोसीजर था। ठीक है, उसके बाद 1935 में जब एक्ट आया, तो 1937 में क्या हुआ कि आप देखोगे कि प्रोविंशियल इलेक्शन जो हैं वो कराने, इंडियन 1937 में इंडियन प्रोविंशियल इलेक्शन हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखते हो कि 1939 में, और द ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक एस्टेब्लिश बाय सुभाष चंद्र बोस, 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो एस्टेब्लिश करी थी। ठीक है, उसके बाद आप देखते हो कि 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन एक पास हुआ था 23 मार्च को, ये डेट याद रखिएगा। 1940 में क्या होता है, द रेजोल्यूशन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया पास्ड इन द एनुअल सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हेल्ड इन लाहौर ऑन 22 से 24 मार्च 1940। 23 मार्च 1940 को लाहौर रेजोल्यूशन एक पास हुआ था, जिसमें ये बोला गया था कि एक अलग से देश होगा, होमलैंड होगा। ये रेजोल्यूशन बना दिया था, अभी तक मांग करते थे लेकिन ये रेजोल्यूशन ही बन गया। ठीक है, अब मुस्लिम और ब्रिटिश इंडिया पास हो गया सेशन में मुस्लिम लीग के। उसके बाद आप देखते हो कि 1940 में 8 अगस्त को, अब आप एक चीज़ और इस टाइम पीरियड में ये नोटिस करना कि जब 1939 से लेके 1 सितंबर 1939 से लेके 2 सितंबर 1945 तक ये वर्ल्ड वॉर जो 2 है ये स्टार्ट हो गया था। ठीक है, ये चीज़, ये डेट याद रखने की ज़रूरत है। 1 सितंबर से स्टार्ट हुआ था और 2 सितंबर तक चला था, और 1939 से 1945 तक। ठीक है, जब हिरोशिमा नागासाकी बम गिर गया था जापान में, तब से ख़त्म हो गया था ये। तो आप ये देखोगे 6 साल चला, तो ये 6 साल के पीरियड में आप देखोगे इंडिया में क्या हो रहा है। तो इंडिया में क्या हुआ कि आप जापान ने, आप देखोगे अटैक, जापान तो एग्रेसिव था ही शुरुआत में, ऐसा तो था नहीं कमज़ोर है, तो जापान ने तो चाइना वाइना और सब जगह, कई जगह उसने अटैक किया था। तो आप देखोगे कि ये उसकी वजह से इन्होंने जो अगस्त ऑफर, एक 1940 में एक ऑफर दिया ब्रिटिशर्स ने, 8 अगस्त 1940 में क्या ऑफर था, ये उस समय क्या, देखो पहले बार के तो ये कहते ना दूध का जला हुआ मट्ठा भी फूक फूक के पीता है, तो पहली बार तो उनको पता चल गया था इंडियंस को कि ये पहले जब वर्ल्ड वॉर हुआ था तब इन्होंने क्या किया, झूठ बोला है, डेमोक्रेटिक नाम पे लड़ते हैं और कितना शोषण किया है जर्मनी का। ठीक है, और कुछ कैसे लोग हैं, तो सब चीज़ें तो खुल के सामने आई गई थी। तो आप देखोगे कि ये सारी चीज़ें जो हैं, इसी का इम्पैक्ट पड़ा कि 1940 में लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे, और इसने क्या किया कि ये जो ब्रिटिशर्स ने ज़बरदस्ती खुदा दिया वर्ल्ड वॉर सेकेंड में इंडिया को, पूछा ही नहीं। और जबकि पूछना चाहिए था, क्योंकि जनरल इलेक्शन में 1937 में आप देखो इलेक्शन में कितने लोग गए हैं सेलेक्ट होके। ठीक है, कांग्रेस तो मेजोरिटी में थी, कई प्रोविंसेस में कांग्रेस जीत गई थी 1937 के जनरल इलेक्शन में। तो आप उनसे पूछा ही नहीं आपने। ठीक है, अब उनसे पूछे बिना डिसीजन ले लिया आप,
तो उसकी वजह से लेके ये बात इशू बना, तो इन्होंने अगस्त ऑफर दिया 8 अगस्त को, अगस्त ऑफर कि हाँ आप लोग, हम आपको कन्विंस करने के लिए कुछ ऑफर देंगे। तो आप ये देखो ये उस समय कौन जो वायसराय कौन कौन थे, तो लॉर्ड विलिंगटन करके थे 1931 से लेके 36 के बीच में, ये रहे हैं 5 साल, और इन्हीं के टाइम पे पूना पैक्ट और ये कम्युनल अवार्ड आया है। और लॉर्ड लिनलिथगो थे 1936 से 43, 7 साल। क्रिप्स मिशन और क्विट इंडिया मूवमेंट एक के टाइम पे आया। ठीक है, तो अब अगस्त ऑफर आप देख लो किसके टाइम पे आया होगा, अगस्त ऑफर आया होगा लिनलिथगो के टाइम पे 1940 में, 8 अगस्त को। ठीक है, क्या था ये ऑफर देखते हैं। अगस्त ऑफर ये था कि ऑन 8 अगस्त 1940 अर्ली इन बैटल ऑफ ब्रिटेन द वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड लिनलिथगो मेड द सो कॉल्ड अगस्त ऑफर एट शिमला। शिमला जो इंडिया की समर कैपिटल हुआ करती थी, उसमें इन्होंने ये कहा कि एक फ्रेश प्रपोजल दिया कि हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपैंड कर देंगे ताकि इसमें लोग जो है इंडियन जो है वो ज़्यादा आ जाएं इसमें, और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन एडवाइजरी वार काउंसिल, एक वार काउंसिल भी हम बना देंगे अलग से, क्योंकि लोग नाराज थे ना, उनसे पूछा ही नहीं गया था, तो उनको सेटिस्फाई करने के लिए कांग्रेस के लोगों को रिजाइन भी कर दिया था उन लोगों ने, कांग्रेसियों ने बहुत अपने अपने एरिया से रिजाइन मार दिया था। ठीक है, तो ये आप देखोगे कि गिविंग फुल वेट टू माइनॉरिटी ओपिनियन, और उन्होंने बोला कि हम माइनॉरिटी को भी ओपिनियन को पूरा मैटर देंगे और रिकॉग्निशन, और अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाने देंगे, वॉर खत्म हो जाए बस फिर कॉन्स्टिट्यूशन बना लेना अपना। तो इस तरह की बात थी। इन रिटर्न इट वाज होप दैट ऑल पार्टीज एंड कम्युनिटीज इन इंडिया वुड कोऑपरेट इन ब्रिटेन्स वॉर एफर्ट। तो ये था कि ताकि ये सपोर्ट करेंगे इंडियंस। तो आप देख रहे हो ना जिस तरह से ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है अगस्त ऑफर, और ये ब्रिटिश रूल हमको जेल में रखेंगे, और ये इंडियंस की हालत, ये हालत कर रखी थी। वर्ल्ड वॉर का टाइम आप देख रहे हो 1939 से 2 सितंबर 1945 के बीच में। तो लॉर्ड लिनलिथगो और लॉर्ड ये 1936 से 43 के बीच में ये इसने बोला था ये क्रिप्स मिशन क्विक इंडिया, और उसके बाद लॉर्ड वेवेल आता है 44 से लेकर 47 तक, ये डायरेक्ट एक्शन डे इसी के टाइम पे होता है, और वेवेल प्लान और शिमला कॉन्फ्रेंस होता है। लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं 1947 में। ठीक है, ये सारे वाइसराय रहे हैं। अब देखो ये सारी बात हुई अगस्त ऑफर, तो क्या सोचेगी कांग्रेस। कांग्रेस वॉज इन ए कंफ्यूज स्टेट अगेन आफ्टर द अगस्त ऑफर। द रेडिकल्स एंड लेफ्टिस्ट वांटेड टू लॉन्च ए मास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, बट हियर गांधी इंसिस्टेड ऑन इंडिविजुअल सत्याग्रह। अब देखो ये तो चाह रहे थे कि फिर से सिविल डिसोबीडियंस और ये सब चालू हो, लेकिन हुआ क्या कि ये जो गांधी जी ने बोला नहीं अब की बार इंडिविजुअल सत्याग्रह करते हैं। ठीक है, ये सिविल डिसोबीडियंस और ये सबका कोई फायदा दिख नहीं रहा है। ठीक है, अब क्या होता है, द इंडिविजुअल सत्याग्रह वाज नॉट टू सीक इंडिपेंडेंस बट टू अफर्म द राइट ऑफ स्पीच। इसका पर्पज ये था कि राइट टू स्पीच को दबाया जा रहा है, इसको न दबाया जाए। तो द अदर रीजन फॉर हिज सत्याग्रह वाज दैट अ मास मूवमेंट माइट टर्न वायलेंट एंड ही वुड नॉट लाइक टू सी द ग्रेट ब्रिटेन एम्बेरेस्ड बाय सिचुएशन। इस तरह की गांधी जी का ओपिनियन था। ठीक है, दिस व्यू वाज कन्वे टू लॉर्ड लिनलिथगो बाय महात्मा गांधी व्हेन ही मेट हिम ऑन 27 सितंबर 1940। 27 सितंबर 1940 को जब वे लिनलिथगो से मिले थे, तो गांधी जी ने ये बातें अपनी कन्वे भी कर दी थी उसको। द नॉन वायलेंस वाज सेट एज द काउंटर पीस ऑफ द इंडिविजुअल सत्याग्रह। दिस वाज डन बाय केयरफुली सिलेक्टिंग द सत्याग्रही। द फर्स्ट सत्याग्रही सिलेक्टेड वाज आचार्य विनोबा भावे को सिलेक्ट किया गया था, हु वाज सेंट टू जेल व्हेन ही स्पोक अगेंस्ट द वॉर। ही वाज फॉलोड नियरली बाय 25,000 इंडिविजुअल सत्याग्रही। द सेकंड सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। द थर्ड वाज ब्रह्मदत्त, वन ऑफ द इनमेट्स ऑफ गांधीज आश्रम। दे ऑल वर सेंट टू जेल फॉर वायलेटिंग द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। आपको बताया है मैंने, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट जो है को वायलेट करने के चक्कर में फिर से इनको अरेस्ट कर दिया। एंड जब वॉर आता था तो इमरजेंसी में ये एक्ट लगा देते थे, डिफेंस ऑफ इमरजेंसी प्रोविजन था ये। एंड मैनी अदर वर ऑल्सो लेटर इम्प्रिजन्ड, और बहुत लोगों को और भी जेल में डाल दिया। बट सिंस इट वाज नॉट ए मास मूवमेंट इट अट्रैक्टेड लिटिल एंथुसियाज्म एंड इन दिसंबर 1940 गांधी सस्पेंडेड इट। उसके बाद 1940 में ये सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद आप देखते हो कि ये कैंपेन जो है दोबारा स्टार्ट हुआ था 1941 में, और दिस टाइम 1000 ऑफ पीपल ज्वाइंड एंड अराउंड 20,000 पीपल वर अरेस्टेड। और उसके बाद 20,000 लोग अरेस्ट भी हुए थे। और सिग्ने उसके बाद आप देखते हो ये अगस्त ऑफर के बाद ये सारी कांड तो हो ही गए। उसके बाद एक क्रिप्स प्रपोजल आया था, स्टैनफोर्ड क्रिप्स ने ये प्रपोजल लेके आया था अगस्त ऑफर 1942 में। वो जो थोड़ा और अच्छा करके लेके आ रहे हैं लालच देने के लिए। तो ये आप देखिए क्रिप्स प्रपोजल में क्या क्या ऑफर किया गया था। अब आप देखते हो
अब ये लास्ट में बचे हैं 5 साल, 1940 से 47 के बीच में आप देखो 7 साल हैं, ठीक है, ये 7 साल बचे हैं। अब ये 7 साल में क्या हुआ, सबसे पहले तो आप देखोगे कि 42 में क्रिप्स मिशन आ रहा है, 40-41 में कुछ हो ही नहीं रहा है। अब देख रहे हो 1939, 40-41, 1939 में तो फर्स्ट जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में घुसे हैं, उस समय कुछ होने नहीं दे रहा था वो, ठीक है। 1900 आप देखोगे फिर 42 में क्रिप्स मिशन आया, और ये आया 22 मार्च से लेके 11 अप्रैल 1942, ठीक है। तो ये आया इसलिए था क्योंकि जापान ने अटैक इंडिया तक पहुंच गया था, उसने मलाया वलाया पेनिनसुला और ये सिंगापुर और ये बहुत जगह कब्जा कर लिया था उसने, जापान ने, तो इनसे डर गए थे। तो उस चक्कर में क्रिप्स मिशन ओवर लेके आए, ठीक है। अब उसके बाद आप देखोगे 1942 के 8 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट बिकॉज ऑफ पॉसिबल जापानीज। अब ये गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट चालू कर दिया, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। क्यों? क्योंकि अब इनको लग रहा था कि जापानीज अब यहाँ तक तो आ ही गए हैं और ब्रिटिश की कॉलोनी है इंडिया, तो यहाँ पे अटैक ना कर दें। तो उन्होंने बोला कि ब्रिटिश से बोला कि आप छोड़ो, अब जाने का मौका आ गया तुम्हारे। ब्रिटिशर कह रहे थे हाँ तुमको कौन बचाएगा, तो उन्होंने कहा नहीं तुम हमारी चिंता मत करो, तुम्हारी वजह से ही आ रहे हैं जापानीज यहाँ पे, तो आप छोड़ के भागो। क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया, ठीक है, 1942 से। तो आप देखते हो क्रिप्स मिशन एंड फेल्ड एंड ऑन 8 अगस्त 1942 गांधी मेड ए कॉल टू डू और डाई इन हिज क्विट इंडिया स्पीच डिलीवर्ड इन बॉम्बे एट द गोवालिया टैंक मैदान। गोवालिया टैंक मैदान है बम्बई में, तो वहाँ पे उन्होंने क्विट इंडिया में बोला था कि करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने। उसके बाद आप देखते हो कि 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी इज एस्टेब्लिश बाई सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी अपनी बना दी थी, ठीक है। उसके बाद आप देखते हो कि 1943 में अर्जी हुकूमत आज़ाद हिंद द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया फॉर्म बाई नेताजी। नेताजी ने फ्री इंडिया के एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई, ठीक है। एक प्रोविजनल गवर्नमेंट पहले भी बनी थी काबुल में, एक ये इन्होंने बनाई है, ठीक है, 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये आपने देखा। उसके बाद 1944 में क्या होता है कि 6 जुलाई सुभाष चंद्र बोस कॉल्स महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशन ऑन सिंगापुर रेडियो। सिंगापुर में रहते हैं सुभाष चंद्र बोस, तो वो वहाँ के रेडियो में 6 जुलाई को 1900, अब देखो कौन सा है, 1944 को, 6 जुलाई 1944 को वो गांधी जी को महात्मा बुलाते हैं, ठीक है। महात्मा किसने बुलाया गांधी जी को? ये सुभाष चंद्र बोस ने बुलाया, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि 10 जुलाई 1944 को 4 दिन बाद ये CR फॉर्मूला आया था, ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी या राजा जी फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या था? ये फॉर्मूला एक तरह का ये था, क्रिप्स मिशन में ऐसा बोला गया था कि आप जब तक अपना ये डेडलॉक बना रखा है आप लोगों ने, तब तक कॉन्स्टिट्यूशन क्या बनाओगे आप, ठीक है। तो उस चक्कर में इन्होंने डेडलॉक खत्म करने के लिए इन्होंने फॉर्मूला बनाया कि ये मुस्लिम लीग से मैटर सॉल्व हो जाए, डिस्प्यूट रिजॉल्व कर रहा है हो जाए। तो ये CR फॉर्मूला आया था 1944 में, ठीक है, ये डेट याद रखिएगा। उसके बाद होता क्या है, 1945 में 18 अगस्त को सुभाष चंद्र बोस की डेथ हो जाती है ताइवान में प्लेन क्रैश में, 1945 में, ठीक है। उसके बाद 1945 में 14 जून को अनाउंसमेंट होता है एक वेवेल प्लान करके, शिमला कॉन्फ्रेंस करके वेवेल अपना एक प्लान बनाते हैं। अब देखो क्रिप्स मिशन तो फेल हो ही गया था, उसके बाद वेवेल आते हैं अपना प्लान लेके। वेवेल प्लान क्या बोलते हैं, डिसाइडेड टू कॉल ऑल की लीडर्स ऑफ इंडिया इन शिमला ऑन 25 जून 1945, और वो बोलते हैं कि 25 जून को सारे लीडर आओ यहाँ पे, और एक मैसेज 14 जून 1945 को कहते हैं कि ब्रिटिश जो है ना वो इंडिया को डोमिनियन स्टेटस बहुत जल्दी देना चाहते हैं, बस अपना ये डेडलॉक ख़त्म करो, आप अपना बहुत टाइम से डेडलॉक चला रखे हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देख रहे हो वेवेल का ये कहना था। तो अब आप देखोगे कि ये वेवेल शिमला कॉन्फ्रेंस हो गया। 1946 में रॉयल इंडिया नेवी म्यूटनी आया था। ये भी याद रखिएगा, इंडियन की जो नेवी थी वहाँ में उनकी हालत बड़ी ख़राब कर रखी थी ब्रिटिशर ने, तो इसलिए फेब में 1946 में ही आप देखोगे म्यूटनी हो जाती है। 1946 में मार्च में फिर आप देखोगे एक कैबिनेट मिशन भी आता है, ठीक है। तो ये उसके बाद आप देखोगे 1946 में 16 अगस्त में क्या, अब देखिए ये सब चीज़ें जो है ना, ये जो क्रिप्स मिशन है या जो वेवेल प्लान है या जो कैबिनेट मिशन है, तो अब ये जितना भी देख रहे हो कि जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इनकी हालत कुछ तो ख़राब थी ब्रिटिशर्स की, ठीक है। तो ये उसकी वजह से ये थोड़ा सा ये चीज़ें कर रहे थे कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दे दें, हम डोमिनियन दे देंगे, अपना डेडलॉक ख़त्म कर लो,
हम ट्रांसफ़र करने का थोड़ा थिंकिंग इनकी कुछ कुछ आ रही थी। तो उस चक्कर में आप देखोगे कि ये सब तैयार है, और ये कन्विंस भी कर रहे थे कि हमारे साथ सपोर्ट कर दो, हमको अभी सपोर्ट कर दो वर्ल्ड वॉर के टाइम में। तो 1945 तक तो खूब सपोर्ट मांगते रहे ये, ठीक है। उसके बाद कैबिनेट मिशन आया 1946 में, मार्च में आया था। तो ये डेट याद रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट मिशन है। ये जो लास्ट के जो 7 साल हैं, तो उसमें आप देखो CWC क्रिप्स मिशन, वेवल प्लान, और ये आपका कैबिनेट मिशन, ये तो 3 चीज़ें सामने आती हैं अंग्रेज़ों की तरफ से, ठीक है। बाकी तो इंडियंस ने अपना अपना जो किया वो तो अलग है, लेकिन अंग्रेज़ों ने 3 चीज़ें ऑफर करी, ठीक है, क्रिप्स मिशन और वेवल प्लान और कैबिनेट, ठीक है। उसके बाद 1946 में आप देखो 16 अगस्त में कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की बात को ठुकरा दिया था कि नहीं बनेगा पाकिस्तान, दूर दूर बैठो, इस तरह की बातें। तो उसके चक्कर में 16 अगस्त को ये आप देखोगे कि डायरेक्ट एक्शन डे जो हुआ था ना, जो जिन्ना ने बोला था, सब कत्लेआम मच गया था। तो वो डायरेक्ट एक्शन डे, ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स हुई थी 16 अगस्त को, ये डेट याद रखिए। उसके बाद 1947 को जुलाई में आप देखोगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है, जून जुलाई में। 3 जून को माउंटबेटन प्लान आता है, आप देखते हो। उसके बाद आप देखते हो कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है 1947 ब्रिटिश राज का, जुलाई में, ठीक है। जुलाई में आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं होती, इसमें ये बोला जाता है कि 2 डोमिनियन हम बना देंगे, और उसके बाद ये जो जब तक कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया वाले नहीं बना लेते हैं तब तक एक काम करो कि ये जो आपका जो 1935 का चला आ रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वो चलेगा। इस तरह की बातें करती थी। और आप जानते हो 1947 से पहले पहले जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको तो एक्सेशन करा ही लिया था, क्योंकि उन्होंने ये बोल दिया था कि वो आज़ाद रहना चाहें आज़ाद रह सकते हैं, इस तरह की बात। तो 1947 से पहले पहले काफ़ी तो तैयार हो गए थे, तो बहुत लोग तैयार हो गए थे, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। उसके बाद 1947 में पार्टीशन की भी बात हो गई थी। माउंटबेटन प्लान यही था कि पार्टीशन की, मान ही नहीं रहे थे मुस्लिम लीग। तो पार्टीशन हुआ 1947 में, बात हो गई थी कि पार्टीशन हो जाएगा 14 अगस्त को, इंडिया और पाकिस्तान 2 डोमिनियन बन जाएंगे, ठीक है। 1947 को फिर आप देखोगे 15 फ्रीडम मिल गया हमको, 15 अगस्त 1947 को। 1947 में ही अब 100 of 1000 डाई इन वाइड स्प्रेड कम्युनल ब्लडशेड आफ्टर पार्टीशन कंटिन्यूइंग टू 1948। 1948 तक जो चला उसमें बड़ा ब्लडशेड और ये सब चला था, चीज़ें बहुत ख़राब हुई थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। और एक और चीज़ देखिए, जनरल इलेक्शन हैड बीन हेल्ड इन यूनाइटेड किंगडम इन जुलाई 1945। जुलाई 1945 में आप देखोगे कि वहाँ पे इलेक्शन हुए थे यूके में, और वहाँ पे लेबर पार्टी आ गई थी। और लेबर पार्टी क्या चाह रही थी, वो चाह रही थी कि जल्दी जल्दी इंडिया को ये पावर ट्रांसफ़र करा जाए, और न्यू गवर्नमेंट, क्योंकि वो नहीं अब देखना चाह रहे थे, वो ब्रिटेन फोकस करना चाह रहे थे, वो चाह रहे थे इंडिया जल्दी जल्दी इनको आज़ाद करें। और इनमें क्या सेक्रेटरी, और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट है ये भी ख़त्म कर दी थी। अब वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ करके एक ने वहाँ पे बना दिया था, कॉमनवेल्थ अफेयर्स के लिए सेक्रेटरी था। तो अब देखोगे द न्यू गवर्नमेंट सेंट द कैबिनेट मिशन टू इंडिया एंड दिस प्रूव्ड टू बी द फाइनल नेल इन द कॉफिन ऑफ द वेवल प्लान। जो नई गवर्नमेंट थी उसने कैबिनेट मिशन भेजा तुरंत, कि कैबिनेट मिशन भेजा और बोला कि अब जाओ, और ये कैबिनेट मिशन ने ये जो वेवल का जो प्लान था उसमें आखिरी कील साबित हुआ था, ये जो कैबिनेट मिशन था, ठीक है। तो आप देखोगे 1945 में जुलाई के बाद से इस तरह की चीज़ें आपको दिखने को मिलेंगी। कैबिनेट मिशन मार्च में आया, देख रहे हो, ठीक है। इरादा तो पहले ही बना दिया होगा कि क्या करना है हमको, नहीं 1945 में देखो इरादा तो पहले ही बन गया है, ठीक है। और जुलाई में बन गया है। वेवल प्लान 14 जून को आया था, अनाउंस हुआ था, और जून के बाद अब जुलाई में देखो ये इलेक्शन में ये क्या लेबर पार्टी आई। अब इनका इरादा था तो कैबिनेट मिशन भेजा इन्होंने, और कॉन्स्टिट्यूशन डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए ये चाह रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाए, उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाते रहेंगे, नहीं तो आपस में लड़ते रहेंगे। तो वो ये चीज़ें आप देखोगे, पूरी क्रोनोलॉजी इसमें मैंने आपको बता दी है, और क्रोनोलॉजी के साथ साथ मैंने कुछ कुछ डिटेल भी आपको बता दी हैं। तो ये डिटेल्स जो हैं ये अब आप इंडिविजुअल डिटेल्स को आप सप्लीमेंट करो, जो मैंने ये बताई हैं डेट के साथ। इस जैसे क्रिप्स मिशन हो गया, वेवल प्लान हो गया, कैबिनेट मिशन हो गया, अब आपको क्रोनोलॉजी तो पता चली गई है कि 1946 में मार्च में आया था कैबिनेट मिशन, ठीक है। और तो आप क्या करो, आप इसको कोशिश करो कि कैसे भी करके ये आपका जो ये जो है ये आपका चीज़ें सप्लीमेंट हो सकें और आपको याद रहे। तो
और ये इस तरह से पूरी मॉडर्न हिस्ट्री आपका ये 1947 में हम पहुंच गए हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखते हो कि 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली जो थे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया था कि इंडिया को हम जून 1948 में आज़ाद कर देंगे। लेकिन बाद में ऑन द बेसिस ऑफ माउंटबेटन प्लान ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज एंक्सियस टू ट्रांसफर पावर, द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट ऑन 4 जुलाई 1947। 4 जुलाई 1947 को आप देख रहे हो, 20 फरवरी को बोला था 48 में, जुलाई में बोल दिया था कि हम 15 अगस्त को ही आज़ाद कर देंगे। ठीक है, तो ये इसमें पार्टीशन की बात हुई थी और 2 डोमिनियन बनेंगे, इस तरह की बात हुई थी। और टिल एंड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड 1935 के हिसाब से चलेगा। तो ये सारी बातें थी। अब आप देखोगे कि जो एक पाकिस्तान जो वर्ड है ना, ये चौधरी रहमत अली ने सबसे पहली बार यूज़ किया था, और थर्ड राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें इसके पैम्पलेट भी बांटे गए थे इसके नाम को लेके कि जो नया बनेगा देश उसका नाम पाकिस्तान होगा। तो इस तरह से उस वहाँ से नाम आया। उससे पहले सब पार्टीशन की बात तो करते थे लेकिन नाम नहीं था। अब नाम यहाँ वहीं से मिला है पाकिस्तान, कि पाकिस्तान नाम होगा नाम। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।